झालं झालं बोलू. नमस्कार. स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमालेच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं स्वागत. आज आपल्या सोबत विख्यात संशोधक, कल्पक, विज्ञान प्रसारक पद्मश्री अरविंद भाई गुप्ता आहेत. सुरुवातीला त्यांचं स्वागत करावं अशी विनंती मी स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमालेचे उपाध्यक्ष डॉक्टर अजित जगताप यांना करतो. या श्रीकिशन सोमाणी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी वाया गेलेल्या वस्तूतून जे स्वागतासारखं एक वस्तू केलेल्या आहेत त्या देऊन म्हणजे त्या दाखवून डॉक्टर जगताप यांनी स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. यहाँ श्रीकिशन सोमानी विद्यालय के बस करने की वाला है ये इकडे हाँ, ये जो आपने प्लास्टिक बॉटल है उससे ये बनाया है और ये एक एक्सरे फिल्म से बनाया है. तो आप वेरी नाइस थैंक यू थैंक्स. तो इस प्रकार आपका स्वागत भी हम जो आपसे कुछ सीख पाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ अशोक रूपनेर भी आके गए थे तो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया हमें. तो बच्चे तथा शिक्षक कुछ सीख रहे हैं. लेकिन उससे पहले मैं सभी जो दर्शक जुड़ गए उनको ये कहना चाहता हूं, अरविंद भाई गुप्ता हे नाव 1980च्या दशकात आमच्या पिढी समोर आलं होतं. ते यामुळे की लोकविज्ञान चळवळ, जनविज्ञान जत्था देशभर जात होता आणि त्यावेळेला देशातले विविध विषयातले तज्ञ, मग तेव्हा लॉरी बेकर होते, त्यावेळेला अनिल सदगोपाल, असे विविध क्षेत्रातील व्यक्ती विज्ञानाचं विरहस्यीकरण, ज्याला डिमिस्टिफिकेशन ऑफ सायन्स म्हणतो, ते करत होते. तेव्हा आम्हाला म्हणजे विद्यार्थ्यांना, तरुणांना हातात पडलं पुस्तक खेल खेल में कबाड से जुगाड. त्या दशकामध्ये जे विज्ञान तंत्रज्ञान अतिशय दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जावं, शाळेपर्यंत जावं आणि स्वस्त अल्पखर्ची तंत्रज्ञान जावं यासाठी देशातल्या अनेक संस्था काम करत होत्या आणि त्यापैकी आघाडीचं नाव म्हणजे अरविंद भाई गुप्ता. आपल्याला कल्पना असेल की खेल खेल में आणि कबाडचे जुगाड हे आतापर्यंत 60 लाख विद्यार्थ्यांनी वाचलेले आहेत. अरविंदभाईंचा दुसरा एक अतिशय छंद आहे, ते म्हणजे सर्व ज्ञान हे सर्वांना खुलं व्हावं, त्यासाठी कोणालाही पैसा द्यावा लागू नये. त्यामुळे त्यांच्यात जर तुम्ही arvindtoys.com या वेबसाईटवर गेलात तर अगणित पुस्तकं तुम्हाला मोफत उपलब्ध होतील. असे अरविंद भाई. या अरविंद भाईंनी जे आतापर्यंत केलेलं आहे ते किती जणांपर्यंत पोहोचलंय हे आपल्याला कल्पना येत नाही. एवढा विज्ञान प्रसार जे विद्यापीठांनी काम करायला पाहिजे, वैज्ञानिक संस्थांनी काम करायला पाहिजे, ते हे एक अरविंद गुप्ता नावाचं खुलं विद्यापीठ, वन मॅन मिशन, वन मॅन कमिशन हे सगळं करतंय. अशी त्यांची ही आपली ओळख आहे. अशा अरविंद भाईशी आपल्याला आज गप्पा मारायची संधी मिळते. तो भाई, मैं शुरू तो इसी बात से करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो ऐसी कौन सी बात हो गई बचपन में जिसकी वजह से आप आगे चल के ये अलग रास्ता चुन सके. आप IIT में गए लेकिन उसके बाद टेलको छोड़ के आप विज्ञान प्रसार में जुड़ गए, तो इस सब की जड़ आपके बचपन में है या आपके कॉलेज जमाने में है, वो हम जानना चाहेंगे. नहीं, ये बहुत कुछ मेरे बचपन के अंदर रूटेड है. मैं बरेली का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है. मेरे पिता की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, वॉशिंग सोप बनाते थे, पर वो व्यापार का धंधा नहीं समझ पाते, तो हम पूरा परिवार हमेशा कर्जे में रहता था. और मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे 2 बड़े भाई, एक बहन है. और मेरे माँ बाप उस समय आज से 70 साल पहले बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, तो मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई और पिताजी भी कभी स्कूल नहीं गए.
पर मेरी माँ जिस परिवार से आती थी, तो उनके जो दो बड़े भाई थे, वो बहुत बहुत नामी गिरामी थे। मेरे एक सबसे बड़े मामा थे जो 50 के दशक में स्विट्जरलैंड के जाकर के इंजीनियरिंग करके आए थे, और जो अंबरनाथ की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मुंबई में, उसकी नींव उन्होंने डाली थी, उसके जनरल मैनेजर थे। उनसे छोटे थे, आगरा मेडिकल कॉलेज में 3 प्लाक्स हैं, डिस्टिंग्विश स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश टीचर, डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल। प्रोफेसर नवल किशोर, वो तीनों प्लाक्स में उनका नाम है। रॉकफेलर स्कॉलर जॉन हॉपकिंस in the 50s, फर्स्ट मेल गायनोकोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो मेरी माँ के जहन में वो था कि शिक्षा एक जरिया है अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने का। तो घर में कोई माहौल नहीं था हमारे पूरे परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में, पर माँ ने बहुत संघर्ष करा। हम लोग पैसे जब कर्जे में होते थे तो अपने कुछ जेवर बेचती थी, पर जो सबसे अच्छा स्कूल था, एक कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट मारिया गोरेटी कॉन्वेंट स्कूल, तो उन्होंने हम चारों भाई बहनों को उस स्कूल में भेजा। उस समय उसका बहुत विरोध होता था, 50 के दशक में लोग कहते थे ईसाई बन जाएंगे क्रिश्चियन बन जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पर वो बहुत बहुत दमदार थी, अपनी बात पे अटी रहती थी कि मुझे शिक्षा का मौका नहीं मिला है और मैं अपने बच्चों को जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ सबसे अच्छा करूँ। दूसरा यह था, जब हम स्कूल से वापस आते थे तो माँ हमारे साथ घंटों बिताती थी, बस ये सुनते हुए आज तुमने स्कूल में क्या करा, और हम दिन भर की कहानी अपनी माँ को बताते थे। तो उन्होंने इतना समय दिया हमको कि जो कोई बहुत कम माँ बाप देते हैं, और वो सब सुनने में समझ जाती थी क्या कैसा कर रहा है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, मैं कुछ एक हमेशा कुछ खेलता रहता था, कुछ एक मेरी छोटी सी एक पेटी थी जिसमें तमाम तरह की अटकलें लगाता रहता था, घंटों खेलता रहता था। कभी उन्होंने नहीं कहा कि बेटा कल परीक्षा है, कल टेस्ट है, तुम्हें उसको तैयारी करनी है। पिताजी को यह भी नहीं मालूम था कि मैं कौन से क्लास में पढ़ रहा हूँ या कौन सा बच्चा कौन से क्लास में पढ़ रहा है। तो ये माताजी का बहुत बड़ा श्रेय था कि उनकी वजह से मेरा सबसे बड़ा पीडियाट्रिशियन बने, उनसे छोटे केमिकल इंजीनियर, उनके कई पेटेंट्स हैं। बहन ने एमएससी करी फिजिक्स में और मैं आईआईटी कानपुर में का। तो इसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरी माँ को था। आजकल हर जगह जो माँ बाप, पढ़े लिखे माँ बाप जो हैं, वो बच्चों को बहुत डीवियस तरीकों से उनको मैनिपुलेट करते हैं। पर उन्होंने माँ ने बहुत मुक्त दिया। जब मैंने एक छोटा सा उनका, जब मैंने 1980 में अपनी नौकरी छोड़ी टाटा मोटर्स से, तो मेरे जो मामा उस समय बहुत ऊंचे पोजीशंस पे थे, उन्होंने बहुत विरोध करा कि अच्छी नौकरी है टाटा की, क्यों छोड़ रहा है। मेरी माँ ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अच्छा करा नौकरी छोड़ी, अब कुछ नेक काम करेगा। और ये उनके जो एक लाइनर है, इसने मुझे सारी जिंदगी प्रेरणा दी है। नाउ ही विल डू गुड वर्क, बहुत हो गया नौकरी कर ली। और उसके बाद में जब आईआईटी गया तो हमारा छोटा सा घर था जहां हमने कभी एक अखबार भी नहीं पढ़ा था, अखबार तक नहीं आता था हमारे घर में। बस स्कूल जाते थे, पढ़ाई में बड़े बहुत तेज थे, तो बहुत अच्छा करा। मैं अपने फिर जब मैंने सीनियर कैम्ब्रिज करा, उसके बाद मेरी उम्र कम थी, मैं आईआईटी में बैठ नहीं सकता था, तो मुझे 12वीं करनी पड़ी। यूपी बोर्ड गवर्नमेंट बॉयज इंटर कॉलेज में बरेली में गया, वहां पे मैं अपने जिले में फर्स्ट आया। और फिर आईआईटी, मेरे बड़े भाई तब तक रुड़की में पढ़ते थे, तो उन्होंने बस इतना बताया था कि देखो मैंने ये सुना है कि आईआईटी बेहतर है रुड़की से। बस, तो मैं 2 जगह बैठा था, एक रुड़की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में और एक आईआईटी में। रुड़की में केमिकल इंजीनियरिंग में आई वाज नंबर 1, आई टॉप। आईआईटी में आई वाज 218 ऑल इंडिया रैंक। अब मेरे पिताजी मुझको लेके गए आईआईटी कानपुर, उन बेचारों को कुछ नहीं समझता था, तो मैंने कहा नाउ आई मस्ट टेक ओवर। अब वो काउंसलिंग का क्या मतलब है, कौन सी ब्रांच चाहिए आपको, एक लाइन से लोग लगे हुए। तो मैंने कहा हमें कुछ एबीसीडी कुछ नहीं मालूम था, छोटे से शहर से थे, कोई एक्सपोजर नहीं था कुछ। मेरे आगे 27 लड़के थे आईआईटी कानपुर में। वो जब वापस आते थे काउंसलिंग से, तो मैं हर एक से पूछता था व्हाट ब्रांच हैव यू टेकन। हर एक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली थी, एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप इन। कोई रुचि हो ऐसा कुछ नहीं मालूम था। पर 5 साल, उस समय 5 साल का कोर्स होता था आईआईटी का, वहां पर बहुत सारे सोशल साइंस के कोर्स होते थे। एक अंग्रेजी का कोर्स था हमारा पहले सेमेस्टर के अंदर, इंग्लिश 101, जिसमें द लिटिल प्रिंस वाज अ टेक्स्ट बुक। नन्ना राजकुमार एक एक्सयूपी की एक बहुत ही विलक्षण किताब है, दैट वाज अ टेक्स्ट बुक। तो आईआईटी में प्रोफेसर सीएनआर राव, अभी भारत रत्न, ही टॉट अस 2 कोर्सेज। तो बहुत, प्रोफेसर एशन महाबला,
इंडिया में भारत के एज अ फादर ऑफ कंप्यूटिंग साइंस ही टॉट अस, सो वी हैड एक्सट्रीमली नाइस टीचर्स। और जो पीयर ग्रुप था हमारा वो बहुत ही विलक्षण था, सभी लोग अपने अपनी जगह से टॉप टॉप करके आए, तो क्रेम डाला क्रेम जिसको कहेंगे। सीबीएसई के फर्स्ट 20 टॉपर्स वी हैड 8 or 10 in IIT Kanpur. The topper Deepak Sethi, I still remember. So it was a very nice, very good group. बहुत कुछ सीखने के लिए था अपने साथियों से, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों से आए थे, हम एक छोटे से शहर से आए थे। इतना जरूर था। आईआईटी मेरे लिए थोड़ी सी सरल इसलिए हुई क्योंकि मैं स्कूल में अंग्रेजी अच्छी सीख गया था, तो हिंदी मेरी अपनी जुबान थी, तो हिंदी और अंग्रेजी में आई कुड नेगोशिएट बोथ द ग्रुप्स, सो इट वाज इजी फॉर मी। फिर एक बहुत अच्छी बात आईआईटी में थी कि इतनी सुंदर लाइब्रेरी, सुबह 8 बजे खुलती थी, रात को 12 बजे बंद होती थी, 10 किताबें आप इशू कर सकते थे। तो 5 साल जो कुछ मैंने बचपन में जो नहीं कर पाया था, वो आईआईटी ने मुझको मौका दिया, एक वर्ल्ड व्यू दिया। वो एक उस समय का जमाना था, 70 से 75 का आप दशक देख सकते हैं, एक बहुत ही क्रांतिकारी दशक था। दुनिया में तमाम जगह राजनीतिक आंदोलन थे। 68 के अंदर फ्रांस में स्टूडेंट्स वर अप इन आर्म्स चैलेंजिंग अथॉरिटी। हिंदुस्तान में हमारा एक अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट था, एंटी वियतनाम मूवमेंट था। रैचल कार्सन ने एक किताब लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, जिससे आगाज हुआ था एनवायरमेंटल मूवमेंट का, फेमिनिस्ट मूवमेंट आ रहा था। भारत में नक्सल मूवमेंट था, जयप्रकाश नारायण का। तो एक बहुत ही एक जिसको कहेंगे सामाजिक मंथन का एक समय था, राजनीतिक मंथन। और जब इस तरह का चर्निंग होती है सोसाइटी की, पॉलिटिकल चर्निंग होती है, तो उससे बहुत सोशल एनर्जी बाहर निकलती है। हमने ये अपने राष्ट्रीय आंदोलन में देखा कि गांधी जी के आह्वान के ऊपर हजारों लोग ऐसे थे, तमाम उच्च शिक्षा प्राप्त प्रोफेशनल थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कूद पड़े। तो 70 का एक ऐसे इन्फ्लेक्शन का समय था जब बहुत से लोग, द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ था, बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत मारकाट देखी थी। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस की भट्टियों में झोंक दिया था। तो कुछ लोगों ने प्रण करा था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मानवता की हत्या तो हम नहीं कर सकते किसी रूप में भी। हम बम नहीं बनाएंगे, मिसाइल नहीं बनाएंगे, बंदूकें नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी मरेगा इंसान ही होगा ना, उस पार का हो या इस पार का हो, तो हम ये नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग इस तरह का चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे कि हमारा एक सही रोल क्या हो सकता है, एक सार्थक रोल क्या हो सकता है। उसमें 72 में एक सबसे अच्छी बात एक अच्छी इंस्टीट्यूट की ये होती है कि वो आपको तकनीकी चीजें जो पढ़ाता है वो तो अलग बात है, वो बहुत छोटा सा अंश है उसका, पर एक आपको जो एक्सपोजर देता है। 72 में एक नोटिस लगा था कि अनिल सतगोपाल का लेक्चर था। अच्छा। हाँ, पीएचडी करके आए थे कैलटेक से, और हमारे एक टीचर थे डी बालासुब्रमण्यम, जो हिंदू में एक आर्टिकल पिछले 15 साल से लिखते हैं। डी बालासुब्रमण्यम कलिंगा अवार्ड से नवाजित हैं, और उन्होंने उनको बुलाया था, और मैं एक बैक बेंचर लिसनर जैसे, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पिछले कई वर्षों से होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम कर रहे हैं, और जब हम शहर के अंदर होते हैं तो हमारी बड़ी रोमांचक एक छवि होती है गांव की, गांव का पनघट, सब तरह हरे हरे खेत, गांव का तालाब। पर जब आप उसके करीब जाते हैं गांव के अंदर, तब आपको कास्ट, क्लास, जेंडर, इन चीजों से आपका सामना, मुंह दर मुंह सामना होता है, वो आप उसकी भयावह स्थिति देखते हैं। तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हम कोई ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी कठिन डगर है ये। अब उससे मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने इतना कवरेज करा, हमारी इतनी आउटरीच हुई, हमने इतने किले फतेह करे, पर ये कह रहा था यार काम बहुत कठिन है। तो उससे मेरे दिमाग में एक कीड़ा जैसे रिंगने लगा कि आखिर खेल है तो क्या है ये खेल। इतना ईमानदार आदमी, इतना सुधरा आदमी, इतना शिक्षित आदमी, जो एक गांव में जाकर उसके बाद में भी कह रहा है मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, पर ये मेरे मस्तिष्क में उनकी बात बहुत बहुत बार बार उभरती गई। फिर मैंने 75 में पास आउट होकर के मैं टाटा मोटर्स में टेल्को में मुझे नौकरी मिल गई, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। अब 2 साल ये ट्रेनिंग बेहद ही मजेदार है। इट्स अ ड्रीम ट्रेनिंग फॉर एनी इंजीनियर, क्योंकि आप यू वेयर ग्रीन ओवरऑल्स, वर्कर्स के ओवरऑल्स, और 2 साल यूर ऑन द, आप 3 महीने तक सिर्फ फाइल कर रहे हैं, 3 महीने खराज चला रहे हैं, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं, शेपर पे काम कर रहे हैं, जो आपने कभी आईआईटी में काम नहीं करा।
तो मेरे लिए तो वो इससे बड़ा लुत्फ कुछ नहीं था. इट वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी. 2 साल के बाद में देन थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग वेरी बोरिंग. आई वाज पुट ऑन अ मास प्रोडक्शन लाइन. तब मुझे वो याद आया कि मैं 72 में अनिल सदगोपाल को मिला था, तो मैंने ये खत लिखा और उनका तुरंत जवाब आया कि तुम आ जाओ यहाँ पे. 15 दिन वहां पर. उसके बाद मुझे 1 साल की, उन्होंने कहा तुम यहाँ पर आना चाहोगे ज्यादा समय के लिए. तब तक मेरी इस तरह की, मैंने कहा मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देगी, कहेगी तुम IIM जाना चाहते हो, अपनी नौकरी यहाँ पे बरकरार रखना चाहते हो. तो मैंने कहा दे विल नॉट लिसन टू मी. बट देन ही रोट टू द टाटा ट्रस्ट. द टाटा ट्रस्ट funded the Hoshangabad Science 10 in the Oh. 70s. अच्छा. And the chairman of the Mr. Malegam Wala, who wrote to Suman Mulgaonkar, जो टेल्को के चेयरमैन थे. Then within a week they said you can go. आपकी नौकरी अभी भी यहाँ पर पुख्ता है और आप जाइए साल भर के लिए unpaidly. And then I went to this village, बनखेड़ी, जहाँ पर किशोर, और 6 महीने वहाँ मैंने गुजारे. हर दिन स्कूल जाता था और वहाँ उसका ये था कि भाई गांव के बच्चों को पहली बार आजादी के बाद अपने देश में एक तरह का प्रयोग था कि गांव के बच्चे विज्ञान को गतिविधियों से सीखें, छोटे छोटे मॉडल बना के सीखें, परिभाषाएं रट करके थूके ना, तभी उनका वो ज्ञान बहुत कोरा रहेगा. पर जब कुछ चीज बनाएंगे तो वो उनके दिमाग में बहुत गहराई से पैठ करेगी. और ये चीजें स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के ब्यूरेट, पिपेट, फैंसी ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर ना हो. आप एक आदिवासी गरीब बच्चे को एक स्टैंडर्ड प्रयोगशाला में ले आएंगे तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी के साथ में उसका कोई जुड़ाव ही नहीं है. वो कांच की परखनली उठाते हुए घबराएगा कि कुछ हो ना जाए, कहीं टूट ना जाए. तो हम बच्चे को साइंस के करीब नहीं ले जा रहे हैं, उसको और दूर लेके जा रहे हैं. इट्स मोर एलियनेटिंग. तो ये था कि बच्चों की जिंदगी से हम सामान चुने जो सस्ता हो, सुलभ हो, फेंका हुआ हो, मुफ्ती का हो, बच्चे जिसके साथ में रिलेट कर सकें. तो ये चुनौती थी. तो जब मैं वहां गया तो एक मैंने ये कहा कि भैया वहां पर एक हाट लगती, साप्ताहिक हाट. हफ्ते में एक दिन लोग जमीन के ऊपर बोरे बिछा करके अपना सामान, कोई चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं, कुछ मिरर्स हैं, डिब्बियां हैं, इस तरह की चीजें बेचते थे. तो मैंने कहा देखो मैं उस हाट में जाऊंगा और एक एक स्पेसिमेन जो कुछ भी वहां बिकता है वो मैं खरीद के लाऊं. और चुनौती यह है कि भाई अभी पूना बहुत दूर है, कानपुर बहुत दूर है. चुनौती यह है कि यहाँ पे जो कुछ उपलब्ध है उससे कुछ करके दिखाओ. बाकी तो मैं वहां पर अपनी साइकिल में हवा भरवा रहा था, तो मुझे ये साइकिल की अच्छा, ये आपका यूरेका मोमेंट है. जी जी बिल्कुल. मुझे बहुत आकर्षित, कोई मेरे से कहता कि ये क्यों खरीद रहे हो, मुझे कोई इल्म नहीं था, पर आई एम फैसिनेटेड बाय मटेरियल्स. तो मैंने कहा, उसने कहा 10 पैसे की 1 फुट, 78 की बात बता रहा हूँ आपको. तो मैंने कहा 10 फुट, 1 रुपए की 10 फुट साइकिल टाइप थी. तब मैं वहां पर आकर के कुछ माचिस के प्रयोग कर रहा था. उसमें एक किताब मैंने पढ़ी थी, बहुत ही सुंदर. कीथ वॉरेन नाम के एक यूनिसेफ के विशेषज्ञ आए थे. कीथ वॉरेन, उनका भी देहांत हो गया 3 बरस पहले. कैम्ब्रिज गए थे और कैम्ब्रिज में साइंस पढ़ने के बाद में वो यायावर टीचर बन गए, ट्रैवलिंग टीचर. अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, गरीब मुल्कों में जाकर के जब यहाँ पर आए तो बहुत से, अनलाइक मेनी एक्सपर्ट्स, ही वेंट टू मेनी विलेजेस इन राजस्थान. बहुत गांव में गए. उस पर आधारित उन्होंने किताब लिखी. और उस किताब में एक प्रयोग ये था कि देखो भाई, अगर तुम्हें खाली माचिस लेते हो, और उस समय जो है ये आपको याद होगा कि नीले कागज की और लकड़ी की माचिस की दराज होती थी, इसको तेल से पोत दो, इट विल बिकम वाटरप्रूफ. अगर इसमें तुम पानी भरोगे दराज में, दिस विल हैव रफली 20 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर. 20 मिलीलीटर पानी इस दराज में होगा. दैट स्ट्रक मी. मैंने कहा देखो, माचिस एक ऐसी चीज है विच इज मास प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री. और अगर माचिस ना हो तो घर में चूल्हा ना जले, गरीब से गरीब को उपलब्ध है. तो दैट पुट मी ऑन द मैच बॉक्स ट्रेल. क्रेडिट टू कीथ वॉरेन. पहले महीने इट मे साउंड वेरी ट्रिवियल, आई जस्ट डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैच बॉक्स. माचिस का वजन 10 ग्राम होता था उस समय, लगभग 10 ग्राम. अगर आप एक माचिस में 50 तीलियां होती हैं, अगर तीलियों को 50 मैचस्टिक्स वे 5 grams. 10 matchsticks are a very good estimate for Anjali Tiliya of 1 gram, and one single matchstick is very close to 0.1 gram. ये मैं कर रहा था. तो एक दिन ऐसे ही कर रहा था, तो ये साइकिल की वाल्व ट्यूब पड़ी थी. तो एक वाल्व ट्यूब अचानक, दिस इज नॉट बाय डिजाइन, इट्स जस्ट फिजिटी फिंगर्स, तो ये वाल्व ट्यूब में चली गई और इधर से दूसरी डाली तो 2 का एक बहुत ही सुंदर सा एक जोड़ बन गया.
फ्लेक्सिबल जॉइंट। अब इससे इस बात की शुरुआत हुई, इससे बच्चों को कोण बता सकते हैं, ये न्यून कोण है, ये काट कोण है, ये विशाल कोण है, सरल कोण है, ऑब्ट्यूस, 0 से लेकर के 360 अंश का कोई भी कोण, फ्लेक्सिबल कपलिंग है, आप किसी भी ड्राइव को किसी एंगल पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। कमाल अगर है। 3 लेंगे तो 3 से आप एक त्रिकोण बन जाएगा। अब क्योंकि मास प्रोड्यूस्ड है, सब तीनों की लंबाई लगभग एक बराबर है, वेरी क्लोज टू 60 डिग्रीज। समबाहु त्रिकोण है, 4 को लेकर के हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं, और इनके बड़े अच्छे गुणधर्म हैं। इफ यू लुक एट द हेक्सागन फॉर इंस्टेंस, आप हेक्सागन को खींचेंगे तो क्या होगा, ये एक आयत बन जाता है, ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, बट बिल्कुल ये अमीबा जैसा है, अपनी इसकी बाहरी आकृति लगातार बदल रही है, वेरी वेरी शेकी। पेंटागन को अगर खींचेंगे तो एक होडी बन जाती है, नाव बन जाती है, ट्रिपीजियम बन जाता है, ये एक घर जैसा बन जाता है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन, अगेन वेरी वेरी शेकी। द स्क्वायर को अगर देखेंगे, एक वर्ग को लेंगे, वर्ग को दबाएंगे तो ये चतुर्भुज बन जाता है, एक रोम्बस बन जाता है। पर आप किसी भी बच्चे को अगर एक ट्रायंगल देंगे, सो नो मैटर व्हाट यू डू विद द ट्रायंगल, ट्रायंगल टस से मस नहीं होता। और ये बहुत ही विलक्षण ट्रायंगल का गुणधर्म है। देखिए, हम कोई गांव का घर बनाते हैं, कोई भी छत इस तरह की नहीं बनाता, क्योंकि ऊपर से कबेलू रखेंगे तो ये छत ढह जाएगी। कोई भी पुल हम स्क्वायर मेंबर्स का नहीं बनाते, क्योंकि अगर ट्रेन आएगी तो ये पुल बहुत ही कमजोर है, ये तो नाचने लगेगा, गिर जाएगा। तो दिस इज पीपल साइंस, पीपल हु हैव नेवर बीन टू इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कभी ITI नहीं गए, वो कभी इस तरह की बेवकूफी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा से सीखी है ये बात। तो ये ट्रायंगल इज द मोस्ट रिजिड पॉलीगन। ये बच्चे परिभाषा में नहीं, इसको करके देख सकते थे। तो ये मुझे उसमें ये पहले महीने में जब मैं वहां गया, तो दिस गेव मी, आई थॉट दिस इज वेरी नाइस मच। उसके बाद में इसको लेकर के हमने कुछ और चीजें की, जैसे 3 का जोड़ है, इसी तरह से हम इसमें एक तीली और घुसाएंगे तो 3 का जोड़ बन जाएगा। माचिस को लेंगे और ये करेंगे तो एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा, चतुष्फलक बन जाएगा। टेट्राहेड्रन, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन नेचर। इसी तरह से हम एक 4 का जोड़, 6 के जोड़, एक कांटा चाहिए या सुई चाहिए, बस वो बना सकते हैं इससे। और उसके बाद में अगर ये कई सारी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, अब ये एक घन हो गया, घन के ऊपर अगर इसको रखेंगे तो एक पिरामिड को रखा तो एक गांव का घर बन गया। इस तरह से बहुत सारे हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं, इनको जोड़ जोड़ करके कहीं। अब कोई भी अगर हम दुनिया का मैकेनो देखें, तो मैकेनो में यही होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कपलिंग्स होती हैं, उनको आप जोड़ करके तमाम चीजें बना सकते हैं। अब ये मुझे लगा कि बहुत एक हमारा हिंदुस्तानी मैकेनो है, जहां पर साइकिल की वाल्व ट्यूब है। अगर कोई उपकरण है, मैकेनिकल उपकरण जो गांव गांव तक पहुंचा है, तो वो साइकिल है। तो साइकिल की वाल्व ट्यूब गांव में उपलब्ध है, किसी कस्बे में उपलब्ध है। माचिस ना हो तो चूल्हा ना जले, तो आप कोई अजूबी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 78 में मुझे लगा, इससे मुझे इतना आनंद आया, मुझे लगा दिस इज सो मच बेटर देन मेकिंग ट्रक्स। ट्रक बनाने से ये कहीं ज्यादा संतुष्टि का काम है, खुशी का काम है। और तभी सबसे पहली मैंने किताब, ये मेरी किताब थी खेल खेल में, जिसका, और इस किताब की बड़ी अच्छी कहानी, मेरे कई मेंटर्स में एक थे प्रोफेसर यशपाल। अरे हाँ, बहुत उनका बहुत मेरे पे आशीर्वाद था। मैं कुछ बरस मैंने एक मजदूर यूनियन के साथ काम करा था छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में मैं 84 में वापस आया पूना, क्योंकि मेरी बच्ची का जन्म हुआ था। उसके बाद मेरे पास में 2 विकल्प थे, या तो किसी कारखाने में किसी फैक्ट्री ज्वाइन कर लूं, कंपनी, पर मैं बहुत ऊब चुका था 5 साल काम करके टेल्को के अंदर। तब मैंने कहा, फिर मैंने प्रोफेसर यशपाल तब DST के सेक्रेटरी बन के आए थे। उन्होंने 78 में जब मैं गया था, तो वो साइट के चेयरमैन थे, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन फॉर टेलीविजन, कि हमारे गांव गांव में सैटेलाइट के जरिए हम शैक्षणिक कार्यक्रम कैसे किए, उनका सपना था। वो PhD थे MIT से, बहुत एक स्वप्न दृष्टा थे। तो उन्होंने एक टीम भेजी थी, जिसने ये मैचस्टिक मॉडल पे 78 में एक फिल्म बनाई थी। उस समय वीडियो नहीं थे, फिल्म बनाई थी जो उन्होंने देखी थी। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि मैंने कुछ और भी प्रयोग करे हैं, और इफ देयर इज अ यंग साइंटिस्ट फेलोशिप, तो मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। अब साहब 15 दिन के अंदर फेलोशिप मिल गई, और ये एकलव्य के थ्रू राउट हुई, एकलव्य के से भी वो संबंधित थे। फिर उसमें था कि साहब, प्रस्ताव में था कि 2000 प्रतियां छापेंगे, क्योंकि पहली किताब है। प्रोफेसर यशपाल की चिट्ठी आई, अरविंद दिस इज अमेजिंग वर्क,
And so the first print order of this Hindi book was 25,000 copies. बाप रे. I could, पहली मेरी किताब थी और मैं बहुत एक 4 साल एक मशहूर संगठन में काम करके वापस लौटा था. पहली मेरी किताब थी, बहुत डर रहा था, जबकि मेरे बाकी जितने साथी थे उसमें से 200 यूएस में थे, बाकी अलग अलग कॉर्पोरेट्स में थे. तो उससे मुझे बहुत बल मिला और यही किताब शायद वो एक वास्तव में एक विजनरी थे जो देख पाए, क्योंकि जितनी भाषाओं में ये किताब आई उतनी भाषाओं में कोई भी और किताब नहीं आई. ये 12 भारतीय भाषाओं में आई और इसका 3 बरस पहले चीनी में अनुवाद हो गया. तो इसको बहुत प्रतिसाद मिला. पर उसके बाद से फिर मैंने कभी इसमें इतना आनंद आने लगा मुझे कि बाकी सब चीजें फीकी लगने लगी, उसमें कुछ भी मजा नहीं था. तो मुझे लगा कि मैं इससे अपनी एक आजीविका, एक सर्वाइवल वेज मुझे मिल जाएगी और एक बहुत फ्रीडम मिलेगा, मैं जो चाहूं वो कर सकूं. तो मैंने वही पथ चुना. एक हाईवे का पथ है, हमारे गुरुजी कहते थे एक हाईवे का पथ है और एक है पगडंडी का पथ. पगडंडी का पथ कहीं ज्यादा रोचक है. उसमें कई बार धक्के भी खाने पड़ते हैं, आपने मुकाम में बहुत देर से पहुंचते हैं, पर वो ज्यादा रोचक है, वो ज्यादा मजेदार है. तो मुझे उनकी बात याद रहती है. तो ये पगडंडी का पथ है जो मैंने चुना. और ये आप जिसे पगडंडी का पथ कहते हैं, उसे सत्यजीत राय जी ने तो पथेर पांचाली कहा था. जी. और हमारे नारायण सुर्वे जी ने कहा था कि यही तो मेरा विश्वविद्यालय है. सही बात. रास्ता यही मेरा विश्वविद्यालय, ये कहा था. और अभी तो फिलहाल पूरे हिंदुस्तान में कई लोगों के लिए आप विश्वविद्यालय है. तो भाई मुझे ये बताइए कि कबाड़ से जुगाड़ उसके बाद आ गई किताब? उसके बाद ये पहली किताब थी. उसके बाद एक अभी वो उसके बाद ये जब खत्म हुआ प्रकरण, फिर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो अब नहीं रहे, जिनका नाम था अशोक जेटली. जय जेटली के पति थे और आईएएस थे, दून स्कूल के पढ़े थे. और कपाट करके एक संस्था बनी थी जो बहुत ज्यादा उसका नाम नहीं सुनते, कपाट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड पीपल्स एक्शन. तो कोई मुझे उनसे मिलाने के लिए ले गया, अशोक जेटली जी से. मैंने जितना भी काम करा था वो उनको दिखाया और मैंने सिर्फ इतना कहा, सर आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस, मैं तो ये करता ही रहूंगा क्योंकि मेरे दिल के करीब है. इफ यू कैन सपोर्ट इन सम वे सर्वाइवल वेज, दैट वुड बी वेरी नाइस. ही सेड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. Very, very fine man. He passed away in 2015. But I stuck around. They gave me 3 साल की 4 फेलोशिप दी उन्होंने मुझे, एक के बाद एक करके. और उसमें एक किताब लिखनी होती थी उनके लिए, कुछ किसी एनजीओ में जाकर के कुछ कार्यशाला. सबसे पहली एनजीओ थी बंकर रॉय का बैरफुट कॉलेज, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर. सबसे पहले वहां पर उनके 50 नाइट स्कूल थे. तो नाइट स्कूल के शिक्षकों के साथ में एक 4-5 दिन का एक कार्यशाला करी. हम लोग रात को 11 बजे तक काम करते रहते थे. ये कोई सरकारी कार्यशाला नहीं थी, इतने प्रेरित शिक्षक थे उस गांव के. तो इस तरह से जो कोई भी जिसको भी कपाट ने आइडेंटिफाई करा, तो मैं वहां पर जाकर के काम, और बाकी सब मैं अनुवाद का काम शुरू कर दिया. बहुत अनुवाद करता रहता था. तभी एक ये एनसीईआरटी का एक टेलीविजन विंग है, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. अभी तो SIETs हैं हर राज्य के अंदर, पर केवल CIT होती थी उस समय. उसके जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे वो मेरे टीचर थे IT कार्यक्रम में, डॉक्टर मनमोहन चौधरी. वो कभी मिले तो उन्होंने कहा, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तुम्हें तो आना ही है. अब मैं एक तरह से फंस गया. तो मैंने सबसे पहले ये मैथस्टिक मॉडल पे एक फिल्म बनाई CIT के साथ में. उस समय इन हाउस 7 भाषाओं में वो डब करती थे CIT. और दूरदर्शन पे बाद में उनका स्लॉट था तरंग करके, आधे घंटे का. उस फिल्म को, मैथस्टिक मॉडल को 200 बार दूरदर्शन पे दिखाया गया. बाद में उनकी चिट्ठी आई कि साहब हमारा टेप घिस चुका है, आप दोबारा आकर के इस फिल्म को बनाइए. तो मुझे लगता है कि इस तरह से 150 फिल्में मैंने दूरदर्शन के साथ बनाई. और उससे जो बहुत दूर दूर तक मैं पहुंच पाया, तो इस काम को बच्चों को तो दिखा पाया, वो और किसी प्राइवेट चैनल से संभव नहीं था. उन्होंने इस काम को लिया. उसके बाद में एक के बाद एक कर किताबें करता रहा. मैं 14 बरस दिल्ली में था. वहां पर एक छोटा सा स्कूल है, प्रायोगिक स्कूल अरबिंदो आश्रम का, मिराम्बिका. तो उसमें मेरी बेटी पढ़ने जाती थी और वहां पर मैं एक साइंस क्लब, 6 साल तक मैंने साइंस क्लब चलाया उस स्कूल के अंदर. स्कूल बड़ा अच्छा था. उन्होंने कहा आपकी बच्ची की फीस माफ है, आप इस क्लब चलाते हैं. मैंने कहा बहुत अच्छा है मेरे लिए. और तब उस समय मेरा जुड़ाव हुआ नेशनल बुक ट्रस्ट
ट्रस्ट से। नेशनल बुक ट्रस्ट के एक डायरेक्टर थे, बड़े ही ज़हीन, जिनका नाम था अरविंद कुमार। उनके पिता ने राजकमल और राधा कृष्णन, हिंदी की दो सबसे प्रगतिशील प्रकाशक घर हैं, ओम प्रकाश जी ने शुरू करा था। तो अरविंद भाई ने बचपन से, महाश्वेता देवी आती थी तो उनके घर ठहरती थी, गुलजार साहब आते थे तो ओम प्रकाश जी के साथ ठहरते थे। तो दे नो ऑल हिज चाइल्डहुड, बचपन से देखा। बहुत साल उन्होंने यूरोप में भी गुजारे। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट। और उन्होंने बहुत, उनकी वजह से हम लोग, ही रियलाइज वेरी सून, ये एक सरकारी संस्था है, इट्स लाइक डेड वुड। अगर यहाँ पर कुछ भी हमको सुधार करना है, इसका जीर्णोद्धार करना है, तो वील नीड सम एक्सटर्नल इनपुट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्रिएटिविटी बहुत कम है। तब साहब हमने एक किताब पढ़ी थी, दिवास्वप्न। भाई आपका माइक को कुछ प्रॉब्लम हो गया है? आवाज नहीं आ रही। हाँ? आवाज अपने ठीक है? दोबारा से लगा देता हूँ। हाँ, नहीं अभी ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो दिवास्वप्न नाम की एक किताब थी, उनको बहुत पसंद आई। आज 11 भाषाओं में दिवास्वप्न। उन्होंने कहा इसका फॉरवर्ड कौन लिखेगा? तो कृष्ण कुमार जी, जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर, हमने कहा सबसे अच्छे इंसान है, शिक्षाविद है, जो इसका फॉरवर्ड उसके काबिल है। उसके बाद में तो चांद करके एक किताब किसी मित्र ने मुझे भेजी। अब जब वो पढ़ी तो हमारे तो, हम ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं थी, तो मैंने उसको एक फोटो कॉपी अरविंद जी को दी। उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा यार मैंने आज तक इतनी किताबें पढ़ी है पर ये तो विलक्षण किताब है। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आप कुर्सी पे बैठे, इसका कुछ करिए। आज यकीन मानिए, आज मराठी में 27वां संस्करण है तो चांद का। 11 भाषाओं के अंदर आए। तो एक शुरू से ये लगा कि अगर शिक्षा में हम किस तरह कैसे बदलाव करें, कुछ अच्छी सामग्री नहीं है। हमारे सपनों का विस्तार करने के लिए, सपनों को पंख देने के लिए ऐसी कोई किताबें ही नहीं है। ये जमीन बड़ी बंजर जमीन है शिक्षा की, बिल्कुल बैरन टेरेन है, स्टोनी। तो अगर इसमें एक ही काम हम कर सकते हैं कि रोज एक मुट्ठी मिट्टी बनाएं, बस ये हमारा काम है, ज्यादा नहीं। इसमें कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा, पर इसमें रोज एक मुट्ठी। कई बार फेल भी हो गए, मुंह के भर गिलोगे, उठ खड़े हो, दोबारा काम। तो इस तरह से 50-60 शिक्षा की सबसे बेहतरीन किताबें दुनिया में, जो एनसीईआरटी का मैंडेट होना चाहिए था, बड़ी बड़ी जो एमएचआरडी का मैंडेट होना चाहिए था, दे हैव ऑल फॉरसेकन देयर मैंडेट। टीचर करके किताब है, टीचर, सिल्वी एश्टन वार्नर की। इसको हमारे एक मित्र थे अरुण ठाकुर, वो नहीं रहे, नासिक में एक स्कूल चलाते थे, उनको बहुत पसंद आई, उनका मैं अनुवाद करूंगा। 2004-5 में किताब छपी। पहले 18 महीनों में 40,000 प्रतियां टीचर की मराठी में बिकी। भाई फिर से माइक में कुछ तो थोड़ा सा कनेक्शन लूज होता है कभी कभी। ऐसा? हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी फिर से ठीक हो गया। हाँ, तो उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो टीचर को प्रसाद मिला वो किसी को नहीं मिला। इसी तरह से डेंजर स्कूल, होल्ड की किताब है, समर हिल दुनिया का सबसे लिबर्टेरियन स्कूल। अभी पिछले बरस 100 बरस पूरे हो गए समर हिल को। 1920 में बना था, अब ये 2021 है, 100 बरस हो गए। क्या अनुभव है उस स्कूल से। आज तक केवल हर साल 10 बच्चे लेते हैं, तो 100 साल में 1000 बच्चे बाहर निकले, बस 100 साल में। पर इन 1000 बच्चों से शिक्षा में किस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उन्होंने कितने लोग को प्रेरित किया, शिक्षा को देखने का नजरिया बदला। तो हमने बहुत कोशिश करी, उन्होंने हमको अनुमति दी, इसको राजहंस ने छापा है। तो जहां कहीं पर भी अच्छी किताबें मिली शिक्षा की, तो उनको प्रांतीय भाषाओं में लाना। एकलव्य ने हिंदी में छापी है, एकलव्य ये समर हिल, अंग्रेजी में भी उपलब्ध नहीं थी, तो हमने उनसे विशेष परमिशन ली, रॉयल्टी दी और अंग्रेजी में छपवाई। तो एक था कि जब तक कोई गुणात्मक परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे शिक्षक अपनी ही भाषा के अंदर दुनिया में जो नवाचार हुए शिक्षा में, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो एक ये तरह का मुहिम जैसा लिया। बहुत बार हम फेल भी होते थे, पर जहां तक हुआ, जिसको भी और निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए।
और जब इंटरनेट आने के बाद तो बहुत ही गजब हो गया, क्योंकि हम अपने सपनों को लोगों तक निशुल्क पहुंचा सकते थे, हैं? अभी एक archive.org करके है, एक ये किताबों का महासागर है दुनिया में 21 साल से। आज करीब 3 करोड़ किताबें हैं आर्काइव के ऊपर, बाप रे। हाँ, जो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कोविड के समय जब पैंडेमिक था, हर रोज 15 लाख लोग डाउनलोड करते थे किताबें आर्काइव से, फ्री आर्काइव है वो। 1 साल के अंदर सिर्फ 10 दिन के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं कि देखो हमारे 150 लोग हैं जो आर्काइव में, हमने कभी कोई एक पैसा नहीं लेते हैं, और लोग दिल खोल करके देते हैं। वो उनको $7.5 मिलियन चाहिए थे, 15 दिन में लोग $9 मिलियन दे दिए उनको, क्योंकि उनकी इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ईमानदारी है। तो ये सब किताबें मेरा उसमें छोटा सा अकाउंट है, मैं किताबें स्कैन कर करके, पुरानी आउट ऑफ प्रिंट है, उपलब्ध नहीं है प्रांतीय भाषाओं में, अभी तक 70 लाख किताबें डाउनलोड हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है ये काम हम हर एक को करना चाहिए कि ये बिल्कुल कि एक देश के अंदर जहां पर पुस्तकालय नहीं है, इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। मुझे तेलुगु नहीं आती, पर मुझे मालूम है तेलुगु की अच्छी किताब है, मैं उसको स्कैन करके डाल देता हूँ। मैं 3 साल तमिलनाडु में था, मैं एनबीटी का एक चेन्नई के अंदर एक रीजनल ऑफिस है, वहां गया। अब एनबीटी के साथ इतना गहरा जुड़ाव था, मैं पूरा उनका देखा, और उनके कवर से, मुझे तमिल नहीं आती थी, पर तोतो चांद, दिवा स्वप्न, 80 किताबें मैं पहचान पाया सिर्फ कवर से। मैंने उनको खरीदी और स्कैन करके उनको तमिल में डाल दी कि हमारे जो तमिल भाषी हैं वो तोतो चांद पढ़ें, वो दिवा स्वप्न पढ़ें, वो सुदर्शन खन्ना की द जॉय ऑफ मेकिंग इंडियन टॉयज पढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये हमको प्रांतीय भाषा, अंग्रेजी में फिर भी तमाम साहित्य है जो उपलब्ध है लोग को, और हमारी प्रांतीय भाषाओं में ऐसा बहुत कम साहित्य है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अच्छी किताबें अनुवाद करें, जो आउट ऑफ प्रिंट बुक्स हैं उनको हम स्कैन करके लोग को उपलब्ध कराएं, ये करना चाहिए। भाई लेकिन ये सब आपके किताबों का काम जब चल रहा था जी, उस वक्त आप ये कबाड़ से जुगाड़ कर रहे थे, ट्रैश से टॉयज कर रहे थे, जी जी जी। तो ये जो दृष्टि है कि आपको कहीं कचरा दिखाई नहीं देता, उसमें से कुछ वस्तु दिखाई देती है, जी, जी। ये आपको दृष्टि कब और कैसे मिली और कैसे? इसका तो एक तो ये था, क्योंकि बहुत सारे हजारों स्कूल में, करीब 3000 स्कूल में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत से गरीब स्कूल हैं जिनके पास में कोई भी प्रयोगशाला नहीं है। जो अमीर स्कूल हैं उनकी प्रयोगशाला का अलग ही आलम है। मैं हर एक स्कूल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ 2 मिनट आपकी प्रयोगशाला देखना चाहता हूँ। तो कोई बहुत ही इलीट स्कूल होगा, दर्जेदार स्कूल होगा, वो ले जाएगा, और वहां पे सारी परख नलियां, सारे केमिकल्स, और अगर आप गौर से देखें अलमारी में कैद है और उसपे एक धूल की परत जमी है, वो उनकी पोर, क्योंकि दीज आर मेंट फॉर द इंस्पेक्टर्स, नॉट फॉर द चिल्ड्रन। तो अमीर स्कूलों का ये आलम है, गरीबों के पास वैसी उपलब्ध नहीं है। तो एक तो हमें ये लगा कि ये जो है स्कूल की डोमेन से, टीचर की डोमेन से, वी मस्ट पुट इट इन द डोमेन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे तो हमेशा, कभी भी आप बच्चों को देखिए, उनके जो मुक्त क्षणों के अंदर, छोटे बच्चे ठोका पीटी करना, ये बनाना, वो तोड़ना, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है। एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न साइंटिस्ट, और वो हमेशा कुछ ना कुछ ठोका पीटी खटपट करते रहते हैं। यही बचपने का एक परिभाषा है। जैसे ही स्कूल जाते हैं, वही बच्चे जिनकी आंखों में इतनी चमक थी, ये स्कूल उस चमक को डस लेती है सांप जैसे। ये बिल्कुल चुपचाप, जितना बड़ा स्कूल उतनी बड़ी जुबान पे ताला। ये तो आलम है स्कूलों का। आप देखिए, ये वही बच्चे चीजें रटने लग जाते हैं जो अपने स्कूल आने से पहले। तो स्कूल कितनी बड़ी हानि कर रहा है हम बच्चों की, हमारे बच्चों की। तो ये था कि ये हम छोटी छोटी सी चीजें बनाएंगे और उनको नेट के ऊपर डालेंगे। इसका प्रतिसाद मुझे मिला जब मैं 2003 में, हमारी बच्ची चली गई थी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। फिर हमने कहा भाई अब दिल्ली में अब रहने का कोई मतलब नहीं, हमें ना कोई, वी आर नॉट क्लोज टू दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सो गो बैक टू पुणे। तो पुणे हम वापस आ गए 2003 में। क्या करोगे वहां पर? हमने कहा हर जगह बच्चे, हर जगह शिक्षक है, हम अपनी रोजी रोटी सड़क पे कमा लेंगे, कोई नो इनसिक्योरिटी। जैसे यहाँ पर आया तो नार्लिकर साहब ने कहा देखो भाई हम लोग एक साइंस सेंटर बना रहे हैं अयुका में। अयुका के फाउंडिंग डायरेक्टर थे देश के सबसे ज्येष्ठ और सबसे डेकोरेटेड
खगोल शास्त्री हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, और महाराष्ट्र बहुत इतने सारे। तो उन्होंने कहा कि पूला देशपांडे ने 40 लाख का अनुदान दिया है और उससे हमारा साइंस सेंटर बन रहा है और तुम यहाँ पर आ जाओ। अब मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि साहब देखिए, मैं उस समय 50 साल का था, मेरी उम्र 2003, आई वाज 50 years exact. I said, sir, I'm not looking for a job. मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ जो करता हूँ, अनुवाद करता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, स्कूल में जाते हैं, 2 पैसे देते, मेरा काम चल जाता है। मैंने कभी जीवन में सरकारी नौकरी नहीं करी, आप मुझे माफ कीजिए, जलील मत कीजिए मुझे। तो उन्होंने इतना ही कहा, देखो भाई अभी सेंटर बना नहीं है और तुम जैसे यू कैन शेप इट। और उन्होंने एक और ही थ्रू इन अ कैरेट, जिसको कहेंगे ना कि एक लालच, उनका देखो तुम्हारे लिए एक क्वार्टर है अयुका में रहने के लिए एलोकेटेड। आई थिंक दैट दे डिड इट। मैंने कहा मेरी एग्जिस्टेंशियल 20,000 रुपए देते तो महीने के 3,000 रुपए क्वार्टर के काटे। मैंने की वेरी नाइस, 2 minutes फ्रॉम होम टू वर्क। और पूना यूनिवर्सिटी 411 एकड़ का प्रांगण, जहां कभी भारत का गवर्नर रहता था, तो वी आर द न्यू नवाब्स तो एक तरह से। तो वो मुझे, जैसे ही मैं वहां गया, तो पूना आया 2003 में, तो एक साप्ताहिक सकाल करके, आपको दिवाली विशेषांकों की परंपरा है महाराष्ट्र के अंदर, और सकाल का उस समय बहुत ही प्रसिद्ध होता था, क्योंकि सदा बड़े डुमरे। अच्छे, हाँ, सदा डुमरे जी उसके संपादक थे। तो उसमें शोभा भागवत, जिन्होंने दिवास्वम का अनुवाद करा, बहुत हमारी परम मित्र हैं, तो उन्होंने एक लेख लिखा मेरे ऊपर, 23 पन्ने का एक लीड था, वो बहुत लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में, मतलब दे कुड बी नथिंग मोर वेलकमिंग टू कम टू पूना, पीपल वुड कम विद अ कॉपी ऑफ, वो कॉपी लेकर के आते थे साप्ताहिक सकाल की। वाह। तो एक उसमें से 2, अशोक भी उसी तरह से आए, अशोक रूप ने, हमारी एक और साथी है विदुला महिस्कर। तो इस तरह से हमें 2 बहुत अच्छे साथी मिले हैं काम करने के लिए, क्योंकि जब तक दुनिया में एक अकेला चना एक भाड़ नहीं भाई, पहुंचता। भाई मैं आपको रुकाता हूँ जी क्योंकि उस लेख में एक बात थी। जी जी शोभा ताई ने जो आर्टिकल जी लिखा था उसके ऊपर, जी जी, तो आपकी शादी किस ढंग से तय हो गई, हाँ और हाँ, आपने कुछ इश्तिहार दिया था। जी जी जी, आज जो यहाँ पे कुछ देख रहे हैं और इसके बाद भी जो युवा देखेंगे, उनको ये सुनने लायक है, इसलिए मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि आपने क्या लिखा था उसमें। देखिए मैंने 80 के बाद जब अपनी नौकरी छोड़ी टेल्को से, फिर मैंने एक मजदूर संगठन के साथ 4 बरस काम करा, ये शंकर गुहन छत्तीसगढ़ माइंड श्रमिक संघ। तो मेरी बहन थी, मेरी बड़ी बहन है, बहुत बहुत मेरे से प्रेम करती हैं। मेरी माँ का बहुत जल्दी देहांत हो गया था, तो मेरे से उम्र में केवल 2 साल बड़ी हैं, पर बिल्कुल माँ समान है मेरी बड़ी बहन। तो उनको बहुत फिक्र थी कि मेरे भाई का क्या होगा, ये मजदूर संगठन में जाके काम कर रहा है। तो उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ जो उनको भेजा कि तुम इसके पास जाओ और हमें तो कुछ उससे कहना कि एक कागज में लिख दे कि किस, और वी विल पुट एन एड। उन्होंने कहा हमें कोई और तरीका आता नहीं है, हम एक इश्तिहार डाल देंगे अखबार के अंदर, शायद कोई तुमसे शादी करना चाहे। तो फिर मैंने उसमें लिख दिया कि भाई एनी पर्सन डाइवोर्स्ड विद चिल्ड्रन, विदाउट चिल्ड्रन, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एंड नो डाउरी, ऐसे करके। And got some 60 letters, and one was Sunita, वो पूना के कॉलेज में पढ़ाती थी, उनको ल्यूकोडर्मा था। तो I said that this doesn't matter to me. You don't marry a patch of skin, you marry a human being. एक आप इंसान से एक रिश्ता बनाते हैं। And we have been very happily married for 38 years, so this was it. And we had a marriage in Chennai in my sister's house. एक आर्य समाज की 1 घंटे की एक शादी हो गई, बस, that's it. तो very इस ढंग की स्टार इसके पहले कभी देखी नहीं थी और उसके बाद देखना चाहेंगे। नहीं ठीक है जी, हम लोग को इतने लोग, इससे आपके तत्व, मूल्य, आदर्श इतने अच्छी तरह से दिखाई देते हैं जी पारदर्शिकता से। तो आगे फिर अयुका में जो है ये 2 साथी जो हैं बड़े गजब के साथी मिले, क्योंकि मैंने कहा कि अकेला इंसान, मैंने इससे पहले आई वाज अ लोनर वर्किंग अलोन ऑल द टाइम। पहली बार आई रियलाइज कि 1 और 1 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं, और 3 मिलकर के 111 हो जाते हैं। और उसका भी कुछ सीन मेरा सेंटर, वेरी पैशनेट पीपल, कोई भी उनमें से पैसों के लिए भी काम नहीं कर रहा था। विदला जो थी, उन्होंने पीएचडी करी थी हैफकिन से इंस्टीट्यूट से, और स्टैनफोर्ड में थी पोस्ट डॉक 4 साल, और आई कि सर आई वांट टू वर्क विथ यू विथ चिल्ड्रन।
मैंने कहा कोई पैसे नहीं, 7,000 रुपए महीना, 7,000 रुपीज शी वर्क। वी बोथ लेफ्ट द सेम डे। 11 साल हम लोगों ने काम करा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने 25 मुल्कों में काम करा है, तमाम साइंस सेंटर्स देखे हैं, पर हमारा बहुत छोटा सा, हमने कहा ये हमारे कोई भी रोल मॉडल नहीं है। इसकी बात करते हैं लंदन में साइंस सेंटर या एक्सप्लोटोरियम करके है सैन फ्रांसिस्को में, these are not our role models. We've got, हमें कुछ नया गढ़ना होगा जो हमारे देश के, हमारे बच्चों के अनुरूप हो। और तभी 2003-2000 में ये इलेक्ट्रॉनिक कैमरे आए थे। तो एक हमारे मित्र हैं सौरभ फटके, बड़े गजब के आदमी हैं, एक आर्किटेक्चर पढ़ा और फिर अपने हाथ से एक स्कूल बनाया। तो मेरे पास आए कि लॉरी बेकर से बहुत प्रभावित कि सर मैंने ये फिल्म बनाई है अपने स्कूल पर। मैंने इतनी सारी फिल्में CIT के साथ बनाई थी, तो फिल्मों का मतलब एक पूरी एक टीम चाहिए फिल्म बनाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं सर कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कैमरा है, आप छोटे से क्लिप लीजिए और ये मूवी मेकर है, इसमें वीव करके आधा घंटा, दैट्स इट। फिर हमने बस फिल्में बनाना शुरू कर दी, रोज एक फिल्म बनाते थे और जो आता था उससे कहते थे इसको डब करो। इस तरह से हम लोगों ने 1100 फिल्में अंग्रेजी में बनाई, वीडियो। और ये सिर्फ 2 मिनट के। हमारे कुछ सिद्धांत थे, किसी वीडियो में मेरा चेहरा नहीं होगा। Ideas are more important than people. It is not propelling personalities. Ideas are, people die, ideas live. 2 मिनट के, कोई चेहरा नहीं। और जो कोई हिंदी अंग्रेजी में मैं खुद करता था, विद्ला मराठी में करती थी। फिर जो मिला, आज 8,700 वीडियो हमारी YouTube पे है, 20 भाषा, 350 वीडियो स्पेनिश में है। एक अयुका के एक बिल्कुल बाजू में इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जो जायंट मीटर वेव टेलीस्कोप चलाते हैं। तो वहां पर एक पोस्ट डॉक स्टूडेंट आई थी डोमिनिक रिपब्लिक से, बिल्कुल जहां कैरिबियन है, हेटी, डोमिनिक रिपब्लिक, जमैका, बड़ा गरीब मुल्क है हेटी, बिल्कुल ये गरीब मुल्क है, उससे बाजू में डोमिनिक रिपब्लिक है। हफ्ते भर में वो हमारे सेंटर में आ गई देखने के लिए, 3 घंटे तक देखते रही तमाम मॉडल। फिर ब्रीजी ने अपना सिर पे हाथ रखा, उसने कहा आई कम फ्रॉम सच अ पुअर कंट्री, इतने गरीब मुल्क से आती हूं, दिस इज व्हाट माय चिल्ड्रन नीड। इट हिट हर वेरी डीपली। तो ब्रीजी ने 350 फिल्में स्पेनिश में डब करी। स्पेनिश 26 मुल्कों में बोली जाती है। तो ये करोड़ों, अभी हम छोटे से एक 400 स्क्वायर फीट का एक कमरा, वो भी एक सरकारी संस्था के अंदर, 90 मिलियन व्यूअर्स, 9 करोड़ लोग हमारे वीडियो देख चुके हैं। एक समय था, आज से 12 साल पहले, वी वर द लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल इन द होल ऑफ इंडिया। सो वी मस्ट डू थिंग्स, वी मस्ट ड्रीम बिग, नॉट स्मॉल। और बिल्कुल नियत साफ होनी चाहिए कि नो रॉयल्टीज। ये हमारे, वी आर प्रिविलेज्ड, बहुत कुछ ऊपर वाले ने दिया यार, हम भूखे नहीं मरेंगे। अब तो इनसिक्योरिटी छोड़ो, अपना कुछ नेक काम करो, देयर इज नो इनसिक्योरिटी। रोज जो आता था उसको बैठ के तुम डब करो। तमिल में आए, रोज मिलने वाले। उस अयुका में एक तो नार्लिकर साहब का बहुत बड़ा बड़ी संस्था थी, उनसे मिलने के लिए जो कोई आते थे वो हमारे पास भेज देते थे। 25 फेलोज ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन दैट स्मॉल सेंटर इन 11 years, 2-3 नोबेल लॉरेट्स, एनीवन हु केम टू अयुका केम डाउन टू अस। और कहते थे साहब आप अनुवाद कीजिए, वो करिए। एसिमोव, आइजैक एसिमोव, दुनिया के सबसे विलक्षण विज्ञान लेखक। एक कोई मुझे एक म्यूचुअल फ्रेंड एक महिला को लेकर के आए, उन्होंने कहा आई वांट टू ट्रांसलेट साइंस बुक्स इनटू मराठी। अच्छा, क्या बात है जी। मैंने कहा देखिए मेरे पास, मैं एसिमोव का, आई एम एडमायरर ऑफ एसिमोव, आई कांट राइट लाइक हिम बट ही इज माय आइडल। तो ये 36 किताबें हैं जो बच्चों की लिखी हैं। हाउ डिड वी फाइंड आउट अबाउट ब्लैक होल्स, हाउ डिड आई फाइंड आउट अबाउट सुपर कंडक्टिंग, हिस्ट्री ऑफ साइंस बाय द ग्रेटेस्ट साइंस राइटर। वो मैंने कहा आप 2 ले जाइए, पढ़ लीजिए। आपको साहब 2 का उन्होंने अनुवाद भेज दिया। 36 Asimovs she translated into Marathi, no money exchange. सुजाता गोडबोले, वाइफ ऑफ डॉक्टर माधव गोडबोले, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। अब आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी वाइफ, एंड देयर इज नो मनी एक्सचेंज। 36 बुक्स बैक। उससे जो हम हिंदी भाषी थे, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, मतलब कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि
60 करोड़ हिंदी भाषी हैं और देयर इज वेरी लिटिल वर्थ रीडिंग इन हिंदी। तो हमने बहुत लज्जा आई कि बहुत शर्म की बात है, ये मराठी में आ गई। फिर आई डिड, मैंने करी 25-30 मैंने करी, 5-6 हमारे और साथियों ने करी, आज 36 की 36 हिंदी में भी है। उसका नतीजा ये हुआ ये सब की सब तमिल में आ गई और तेलुगु में आ गई, 4 भाषाओं में आ गई एसिमोव की किताबें। तो इस तरह का रोज एवरी डे वी वुड सेलिब्रेट। It was not a Sarkari center. Start with a TED talk. We would start in the morning with a TED talk with some good music, because only in a creative center you can do like this. और एक कमरा था जिसमें 5 लोग, talking, discussing all the time, no meetings ever, no formal meetings. एक आपको और उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है पुणे के अंदर, आई जेपी नायक साहब ने, जिनको जेपी नायक एक दिग्गज थे, उनकी सबसे अच्छी प्रोफाइल अगर किसी ने लिखी है तो पूला देशपांडे ने लिखी है, उनके अभिन्न मित्र थे। अब वो ढल रही है संस्था, धीरे धीरे करके ढल रही है बहुत ही। उसके एक चेयरमैन थे शरद बिहार, हमारे पुराने मित्र थे, ही वाज द सेक्रेटरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। तो ही इंडक्टेड मी ऑन बोर्ड। अब मैंने कहा बिहार साहब ये संस्था तो, और इनके ये ब्रिक और मोटर की नहीं, ये लोग भूल गए कि इनकी सबसे बड़ी निधि वो जेपी नायक। इस देश के अंदर कोई भी, नो सीरियस पर्सन कैन डू अ पीएचडी इन एजुकेशन unless you read जेपी नायक। Such were his enormous contributions. उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा साहब आप अयुका के अंदर हमारे छोटा सेंटर है, आप हमको उनके किताबें, तो ही अरेंज्ड हर हफ्ते 10 वॉल्यूम, एक 450 पानी, 75 volumes of JP Nayak, we scan, put them on the archives. आज एक को 5,000 लोगों ने, this is doable. This is not rocket science. This is very much doable, and we must keep doing. जहां कहीं भी अच्छी किताबें मिले, उनको अनुवाद करो, अपनी भाषा को आबाद करो और बच्चों के पास पहुंचो। This is the task. भाई आगे जाने से पहले मुझे, मतलब आप इतने सालों से विज्ञान में हैं, लेकिन फिर भी हर प्रांत में जी सबसे दिक्कत अगर बच्चों को पढ़ने में है तो विज्ञान है। जी। और ये भी हम देखते हैं कि शिक्षकों को भी विज्ञान के तत्व जो है वो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं कुछ ये इसके लिए कहूंगा नहीं, पर इतना जरूर है, देखिए शिक्षा के 2 सिद्धांत थे, मूलभूत सिद्धांत थे। पहला तो फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू द एब्स्ट्रैक्ट, कि आप ठोस चीजों से शुरू कीजिए बच्चों के साथ में, है? और क्योंकि बच्चों को चीजों को छूना, परखना, सूंघना, उनको चाटना, सब तरह की उनकी इंद्रियां जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक वो बहुत सतही बात रहेगी। और शब्दों की जो आप परिभाषा रटवा देते हैं बच्चों को, वो तो बहुत ही मूर्खता पने की बात है। तो बच्चों को अपने हाथ से चीजें करने दीजिए, खूब सारी चीजें, और अलग अलग मटेरियल से, एक मटेरियल नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, रबर है, प्लास्टिक है, कागज है, कुछ भी, लकड़ी है, अलग अलग मिट्टी है, क्योंकि वो हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, हर एक के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, वो आप करने दीजिए बच्चों का। इसका मतलब यही है कि चीजों को असेंबल करें, डिसेंबल करें। अब मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, एक मोटर का, ये कुछ बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर है, हाँ। 1990 में बनाया था। अब कहाँ दुनिया में कहीं पे भी विज्ञान हो, कोई बोर्ड हो, हर एक में 8वीं 9वीं में बच्चे विद्युत मोटर के बारे में पढ़ते हैं। शायद ही दुनिया में कोई बच्चा हो हमारे देश में जो अपने हाथ से मोटर बनाता हो। आप किसी भी घर में देख लीजिए, मध्यम वर्गीय घर में देख लीजिए, भाई पंखे में मोटर लगाए, कूलर में मोटर लगाए, मिक्सी में मोटर लगाए, सब जगह मोटर ही मोटर है, पर कोई बच्चा अपने हाथ से मोटर नहीं बनाता। अब ये सबसे महंगी चीज इसके अंदर एक बैटरी है जो 20 रुपए की मिलती है, ये 2 सेफ्टी पिन है, ये क्या है, एक साइकिल का ट्यूब है, चौड़ा ब्रॉड रबर बैंड बन गया, ये 50-50 पैसे के मैग्नेट है, चुंबक, इस पे चिपक जाते हैं क्योंकि इसकी माइल्ड स्टील की क्लैडिंग है। तो ये तो हो गया साहब, इन दोनों के बीच में 1.5 वोल्ट है, अगर मैं टॉर्च का बल्ब लगाऊंगा तो वो टिमटिमाएगा, बहुत तेज नहीं चलेगा। अब ये एक छोटी सी कॉइल है, ये कॉइल है। अब इस कॉइल को लेकर के मैं इसमें डालता हूं, वेरी नाइस इलेक्ट्रिक मोटर। 10 मिनट लगते हैं बनाने में इसको।
अब कोई भी बच्चा ये मोटर बनाएगा तो उसके बाद में जो फैराडे के सिद्धांत आपने उनको बिल्कुल कोरे, ना उनको मैग्नेटिक फील्ड समझता, ना उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझता, पर बच्चों को ये बड़े बड़े शब्दावली रटवाते रहते हैं, उनको ज्ञानी पंडित बनाते रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर बच्चा पहले ये बनाएगा तो उसके आंख में चमक देख पाएंगे आप, यू विल सी अ ग्लीम इन द चाइल्ड्स आई, और उससे बच्चा इतना मोटिवेटेड होगा, सोने भी जाएगा तो उसके हाथ में मोटर होगा, उसकी जेब में मोटर होगा, और उसके बाद में जो फैराडे के नियम है वो भी उसको बेहतर तरह से समझ में आने लगेंगे। तो ये इस तरह का मोटर, और ये कोई रईसों का खेल नहीं है। एक 20 रुपए की बैटरी, उसके बाद 5 रुपए और, सिर्फ 25 रुपए का खेल है। गरीब से गरीब बच्चा भी इस मोटर को बना सकता है, और उसके बाद में अगर कभी मोटर बनाएगा, that child will be hooked to science, सारी जिंदगी के साथ में उसकी रूह के साथ चिपक जाएगा विज्ञान, that we want this kind of science। इस तरह से बहुत सी चीजें जो बच्चे अगर ठोस में करेंगे, पहले एक बार मॉडल बनाएंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा और मॉडल दिखाता हूँ। अशोक का ये बहुत प्रिय मॉडल है। इसमें ये एक सिरिंज है जी, बिल्कुल एक पुरानी इंजेक्शन की सिरिंज है, हमको नीडल से कुछ लेना देना, इसकी प्लास्टिक की बैग, और ये दो चुंबक हैं बिल्कुल स्टेनलेस स्टील जैसे दिखाई दे रहे हैं, चमकदार, ये नियोडायनियम की चुंबक है। ये दो हैं पर इतने आपस में चिपके हुए कि मैं आई कांट सेपरेट, बहुत दम लगता है इसको सेपरेट करने के लिए। पर इसको इसकी बैरल में डाल देता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए आगे पीछे खिसक रहे, दे स्लाइडिंग लेफ्ट एंड राइट, और एक स्टॉपर लगा दिया। अब ये क्योंकि ये मेरा मैग्नेटिक सर्किट हो गया। अब आप ये यहां देख रहे हैं, ये थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर जो मोटर रिमाइंडिंग का 36 गेज का है, 36 गेज एंड 1000 टर्न्स, शुरू का एंड का स्क्रैप करके एक एलईडी लगा दिया, दैट्स इट, हाफ एन आवर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। नाउ इफ आई शेक दिस, इसको मैं हिलाता हूं तो चुंबक आगे पीछे इस कॉइल के अंदर घूमेंगे, इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड गोइंग लेफ्ट एंड राइट, लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कट, और उससे इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, एंड यू जस्ट सी दिस व्हाट हैपेंस टू द एलईडी। दिस इज नॉट, ये हाथ की सफाई नहीं है, हमने एक जनरेटर बनाया है, सचमुच में विद्युत पैदा कर रहे हैं। दुनिया में जो 1000 वॉट का जनरेटर है या 250 मेगावाट का जनरेटर है, सिद्धांत वही है। आज कल्पना कीजिए हमारे गांव खेड़े की कोई बच्ची अगर ये जनरेटर बनाएगी तो कहेगी देखिए आज मैं एक एलईडी, आज एक एलईडी को जला रही हूं, कल अपने गांव को रोशन करूं। तो बिल्कुल इट्स टोटली एम्पावरिंग। ये एक रूखी कोरी पढ़ाई नहीं है, थ्योरी भी बहुत जरूरी है पर प्रैक्टिस भी उससे ज्यादा जरूरी है। और जो लोग थ्योरी और प्रैक्टिस इन दोनों के समागम से फिर दूसरे ऊंचे स्तर पे जाते हैं। एक से काम नहीं बनता। हमारे कितने कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो दीवार में कील नहीं ठोक सकते, एक फ्यूज नहीं रिपेयर कर सकते, और जो बेचारा जो सड़क पे मैकेनिक बैठा हुआ है उसको कोई थ्योरी नहीं आती। तो दोनों ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स में है। इन दोनों को जब हम साथ मिलाएंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। तो इस तरह के 1100 छोटे छोटे से साइंस मॉडल। हमने साइंस में नहीं कहा, हमने कहा टॉयज फ्रॉम ट्रैश, क्योंकि बच्चे स्कूल हमारे इतने उबाऊ हैं कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। देयर इज, और होशंगाबाद विज्ञान में तो ये कहते थे कि स्कूल की जो 4 दीवारी है ये तो एक गलत जगह है विज्ञान सीखने के लिए, क्योंकि सारा विज्ञान तो स्कूल के बाहर है, प्रांगण में है। तो बच्चे जो हैं वो परिभ्रमण के लिए जाएं, फील्ड ट्रिप्स के लिए जाएं। साहब आप उनको बता रहे हैं कि ये मूसला जड़ है, ये झकड़ा जड़ है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अरे यार क्यों दीवार पे चित्र बना रहे हो? बच्चों को बाहर ले जाओ और दो उखाड़ के दिखा दो उनको, उनके जहन में कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारी बड़ी कोरी पढ़ाई है और हम करिकुलम के साथ में भीषण तरीके से चिपके हुए हैं। हम बहुत आगे नहीं जाएंगे। दुनिया में जितने करिकुलम हैं सब अधूरे हैं और सब पॉलिटिकल होते हैं। जितने भी करिकुलम होते हैं सब पॉलिटिकल होते हैं और अपूर्ण होते हैं। शिक्षक का काम यह है, असल में जो अच्छे मुल्क होते हैं वहां पे शिक्षक को बड़ी ऑटोनॉमी होती है अपना करिकुलम बनाने की। करिकुलम क्या है? जिससे बच्चे की आंख में चमक आए, वही करिकुलम। ये कौन डिसाइड करेगा? वहां पर एनसीईआरटी में बैठा हुआ कोई एनसीईआरटी में बैठा हुआ कोई प्रोफेसर, उसको कोई इल्म नहीं है, कागज की डिग्री है पर उसको कुछ नहीं मालूम।
तो ये पैर बहुत नोच होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे मॉडल बनाते थे, जिससे खेल खेल में एक और कहना है कि चिल्ड्रन लर्न अ ग्रेट डील विदाउट बीइंग टॉट। बच्चे बहुत ही चतुर होते हैं। हम बच्चों का, हमारी इमेज बच्चों की ये है कि ये इनको बार बार हमको चीजों को बताना पड़ता है, जो बिल्कुल ही गलत है। बच्चे हवा में चीजें पकड़ते हैं? शिक्षकों को, अब कोई शिक्षक मेरे से कहता है सर हमसे नहीं बना, हमसे तो नहीं बना मॉडल, तो बच्चों से कैसे बनेगा? मैंने कि बस आपको पुलिस में जाना चाहिए था या तलाठी कहीं बनना चाहिए था, शिक्षक नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि उम्मीद बच्चों के साथ ही, आपके साथ उम्मीद कम है, बच्चों के साथ कहीं ज्यादा उम्मीद है। आप बच्चों को उनके खाली क्षणों में देखिए, कितनी उनके अंदर ऊर्जा है, कितनी उनकी आंखों में चमक है, कितनी ठोका पीटी करते रहते हैं। आप जो बात मतलब पहले ये डी स्कूलिंग के लिए ये थॉट आ गया था, वैसे ही बात गांधी जी ने बुनियादी तालीम में की थी। जी, जी। जय कृष्णमूर्ति जी ने भी शिक्षा की अलग सोच ली थी। जी, जी, तो जी। इससे हम कुछ सीख पाए हैं अब तक, या हम वहीं रुके हैं? हमारा शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा तो आगे बढ़े हम 40 साल में। उससे पहले देखिए 40 साल पहले सब चौक और टॉक, यही एक मॉडल था। अब आप देखिए जो सरकारी भी जो दस्तावेज आते हैं, एनईपी भी है, उससे बहुत कुछ एक्टिविटीज पे जोर की बात है। एक उसका एक हमको एक झलकी मिलती है कि सरकार ने हमारे जो मोदी जी ने 5-6 साल पहले एक नारा दिया था, मेक इन इंडिया। नारा दिया था, अच्छी बात है। पर बहुत जल्दी ये रियलाइज करा कि देखिए ये मेक इन इंडिया, भारत में बनना, ये बहुत ही कोरा नारा रहेगा जब तक बच्चे स्कूलों में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। ये कहीं रियलाइजेशन। उसके बाद में इस सरकार ने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू करा है जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स। फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, बायोलॉजी, और सीबीएसई ने अब मैंडेटरी बना दिया कि हर सीबीएसई स्कूल को गणित की लैब होना चाहिए। ये सब करिकुलम के साथ में लिपटे हुए हैं, इनमें नंबर दिए जाते हैं बच्चों को। आप लैब में जाइए मत जाइए, अपनी प्रैक्टिकल किताब पूरी भर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। पर ये अटल टिंकरिंग लैब थोड़ा अलग लगता है इससे, इसमें कोई नंबर नहीं है। और सरकार ने काफी लिबरली फंड करा इसको, जहां पर जिन बच्चों को 70% 80% मिलते हैं, जो रट करके थूक नहीं पाते, उन बच्चों में बड़ी प्रतिभा होती है, हाथ से काम करने की प्रतिभा होती है। ऐसे बच्चे जाकर के अपनी प्रतिभा को एक प्रस्फुटन, they can demonstrate their creativity in the Atal Tinkering Lab, and there are about 5,000. I think it's a step in a good direction, which will unleash the creativity of many children in our country. This is not related to the curriculum. भाई ये सब जब चल रहा था आपका खेल खेल में विज्ञान प्रसार, इसी बीच आप कुछ दिन लॉरी बेकर जी के साथ जुड़ गए थे। तो वो भी आप जानते हैं, सवेरे उठ के पहले जो वेस्ट शॉप है उससे जाके खरीद करके वो कहीं किसी घर में बिठा देते थे। उनको कांच भी मिल गई, बियर की बॉटल की कांच भी मिल गई तो वो चर्च में बिठाते थे। तो आपने उनके साथ काम करके क्या कुछ सीखा है? क्योंकि बहुत मैं जी जब आईआईटी में गया तो मैं कह रहा हूँ कि आईआईटी की ये मुझे बहुत देन थी कि मैं बहुत सारे 5 रोज अखबार पढ़ता था, तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट लॉरी बेकर। एंड इन कॉलेज डेज इफ आई हैड वन आइडल, मेरे आदर्श, वो मेरे लॉरी बेकर थे। और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, मेरा सिविल इंजीनियरिंग से कुछ लेना नहीं। मुझे लगता था कि शायद एकमात्र ही एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं दुनिया में जिन्होंने गरीबों की जिंदगी को छुआ है, और गांधीवादी थे। तो मेरा बहुत सपना था कि कभी मौका मिलेगा। एक हमारे मित्र थे, मेरे से 4-5 साल सीनियर, अनिल अग्रवाल, जिन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट शुरू करा। पर्यावरण के पत्रकार, उनसे तो हमने पर्यावरण पत्रकारिता सीखी है। हाँ, वो 5 साल सीनियर थे मेरे, तो वो कई बार आईआईटी में आके लेक्चर देते थे। सो ही वंस लेक्चर्ड ऑन लॉरी बेकर। उनका एक लेख था हिंदुस्तान टाइम्स में, फुल पेज, मड, MUD, मड, अनिल अग्रवाल का। अब गजब के इंसान थे, दमदार आदमी थे, छोटे से थे, कद में बहुत छोटे थे, पर वेरी अमेजिंग मैन। तो जब मैंने 1 साल की मुझे टाटा टेल्को से छुट्टी मिली, तो मैंने 6 महीने तो होशंगाबाद विज्ञान में गुजारे। और उससे मुझे एक नए तरह की मेरे जीवन में एक खिड़की खुली कि मुझे पहली बार ये समझ में आया कि मेरी रुचि किस में है, और मैं हाँ इस तरह की चीजों से कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। बड़ी खुशी भी मिली
और एक मेरे एक तरह से एक पथ प्रशस्त हुआ कि मैं ये लाइन अगर लूंगा तो ये मेरे बहुत माकूल है, इट इज वेरी रेलेवेंट टू मी। देन आई वांटेड टू गो एंड गो टू लॉरी बेकर। तो उस वहां पर एक व्यक्ति थे, सुदर्शन कपूर। ये होशंगाबाद विज्ञान दो संस्थाएं थी, एक किशोर भारती, एक फ्रेंड्स रूरल सेंटर जो क्वेकर सेंटर था। अच्छा, तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए थे सुदर्शन कपूर। So, being a Quaker center, he knew Laurie Baker very well. So he gave me a letter, just a small letter, introducing. So armed with that letter, I went to Laurie Baker. तो लॉरी बेकर ने मैंने ट्रेन ली, त्रिवेंद्रम पहुंचा और सीधे उनके घर गया। मेरे पास एक छोटा सा झोला था, तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू डू? सो आई हैड दीस मैचस्टिक मॉडल्स, आई शोड हिम दिस एंड ही डिडंट आस्क मी एनी मोर क्वेश्चंस। फिर उन्होंने एक लिस्ट दे दी मुझे, देखो मैंने यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग को घूमो घामो जहां मर्जी जाओ। भाई आवाज आवाज आवाज। तो सबसे पहले CDS, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, जो के एन राज ने शुरू करी थी, आई वेंट एंड सॉ दैट। उनका घर तो देखा ही, नालांचिरा, द हैमलेट। और जब मैं बहुत एक संस्था थी मित्र निकेतन, एक कैंपस विच लॉरी बेकर हैड डिजाइन, ये श्री विश्वनाथन जी का था। वो गांधीवादी थे, उस समय भी काफी व्रत थे, पर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों के साथ काम किया था। और लॉरी बेकर ने कैंपस, तो जब मैं विश्वनाथन जी से मिला तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कि मैं लॉरी बेकर साहब के साथ काम करने आया हूँ, मैं होशंगाबाद विज्ञान में। ही सेड कहाँ रह रहे हो? मैंने कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं बिल्कुल नया हूँ अभी त्रिवेंद्रम में। तो उनका एक हवेली थी, हवेली बिल्कुल रॉयल हवेली, राइट इन द सिटी सेंटर। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ बिजली नहीं है, पानी का इंतजाम है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। 4 months I stayed there, so which was zero cost and I had very few expenses. वहां पे जब मैं काम कर रहा था तो एक दिन मैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, जो भी लॉरी बेकर ने डिजाइन की थी, वहां देखने गया। तो लॉरी बेकर क्या, लकड़ी के जो छोटे रेज जिसको कहते हैं, वेस्ट लकड़ी, छोटे छोटे टुकड़ों को किलो से ठोक करके बड़ी ट्रस बना देते थे। तो एक साइकिल स्टैंड था, मैं उसको निहार रहा था, कुछ नोट्स ले रहा था, एक कुर्ता पजामा हवाई चप्पल पहने था। किसी ने मुझे पीठ पे आके थपथपाया। He was quite quizzed, wiser. And he said, who are you? What are you doing over here? And he took me inside. And he took me to a person called as K.K. Krishna Kumar, who used to work there at that time. K.K. Krishna Kumar later became the president of the Kerala Shastra Parishad, a very, very creative writer in Malayalam. And उन्होंने मेरे से मुझे बैठाया, चाय कॉफी शॉफी पिलाई। उन्होंने कहा भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं होशंगाबाद विज्ञान से आया हूँ, पर लॉरी बेकर मेरे बहुत प्रिय थे, तो मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। उन्होंने संस्था बनाई थी तो उसको देखने के लिए आया, सब दिखाए उखाए। उन्होंने कहा भाई आप आज शाम को हमारे 3 जगह लेक्चर हैं, वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद अस? बस्तियों में बच्चों के लिए लेक्चर। मैंने कहा आप साइकिल वैल्ट्यू मंगा दिए, माचिस मंगा दीजिए, एक ब्लेड वगैरह मैं बना देता हूँ। तो मैंने वाई में 1 घंटे भर के अंदर मैंने सब मैचस्टिक मॉडल बना दिए। शाम को मुझे ले गए, मैंने बच्चों को अंग्रेजी में लेक्चर दिया। उनका भाई हमको बच्चों को पुरस्कार देने, पुरस्कार भी आप दे दीजिए। मैंने कहा पुरस्कार भी देता हूँ। तो इस सब तरह से मेरा पहली बार 78 में केरल शास्त्र साहित्य परिषद से परिचय हुआ, उनके काम से परिचय हुआ 78 के अंदर। और बाद में मैंने कहा कि ये तो गजब की संस्था है। 150 साइंस सेंटर थे उनके ऑल ओवर केरला। पूरी संस्था जो किताबें बेचती थी मलयालम के अंदर, इट रैन बाय द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ दोस बुक्स, कहीं से कोई अनुदान नहीं। और बड़े कमिटेड काडर थे उनके, और क्या काम करा था। तो एक जमाने में केरल शास्त्र साहित्य परिषद हमारी आदर्श थी। उन्होंने कितना हमसे बहुत, एक मैं आपको मॉडल बताता हूँ, उन्होंने मुझे दिखाया था, वो था सॉइल्स ऑफ केरला। तो उन्होंने क्या करा था, केरल का नक्शा था, यहाँ पे केरल का जैसे नक्शा बना हुआ है, और उसमें अलग अलग जो रीजन्स थे वहाँ अलग अलग किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। फिर एक एक प्लास्टिक के सेशेट में, किसी में लैटेराइट, किसी में लोमी सॉइल, किसी में ब्लैक सॉइल रख करके वहां चिपकाई गई थी। उसके प्रॉपर्टीज लिखी थी और एरो से कि किस पार्ट में पाई जाती। 5 रुपए का। मैंने इतना क्रिएटिव साइंस पॉपुलराइजेशन पहले कभी नहीं देखा था। तो केसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने एक बार उनको लिखा, MP परमेश्वरन उनके संस्थापक थे, फाउंडर, बहुत मित्र थे हमारे। तो मैंने कहा आप बार बार कहते रहते हैं कि हमने साथ हजारों किताबें छापी, आई हैव नेवर सीन देम।
और आप कहते हैं 150 सेंटर है आपके, तो उन्होंने मुझे 1 महीने का कार्यक्रम भेज दिया। पूना में था कि आप 1 महीने के लिए आइए हमारे, हम आपको पूरा घुमाएंगे। मैंने कि महीना भर नहीं, पर 15 दिन मैं जरूर आऊंगा। तो मैं अपनी खुद की शिक्षा के लिए मैं केरल गया। वहां पर एक जगह कोई थ्रिसूर थी, वहां पर एक सेंटर में ले गए, वहां 40-50 लोग थे, वयस्क 40-50 लोग। मंगल का दिन था, ट्यूसडे। मैंने कहा भाई साहब, आपको रोजी रोटी के लिए आप कहीं काम पर नहीं जाते, यहाँ बेफालतू का लेक्चर सुनने के लिए आप चले आए। उसमें से एक मिस्त्री था, गवंडी। मैंने कहा भाई आपको कितने पैसे? उस समय 100 रुपए रोज मिलते थे। मैंने कहा आपकी दिहाड़ी गई आज, आप क्यों आए यहाँ पर? इसे नहीं, लोगों ने कहा था कि कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और मुझे किताबों से बहुत प्रेम है। वो मेसन गवंडी मुझे अपने घर ले गया। He had spent 5,000 rupees in a small library in his house. तो वो मैं देख करके दंग रह गया। उस समय मैंने कहा नहीं, इस संस्था ने बहुत मूलभूत काम किया है। So I was very inspired by KSSP at one time. तो लॉरी बेकर के साथ। हाँ हाँ हाँ। अभी मतलब आपके साथ घंटों बात चलती रहेगी, लेकिन हमारा जो एक मूल उद्देश्य मुझे लग रहा था कि जो साइंटिफिक एटीट्यूड, विज्ञान की एक वृत्ति होती है, वो आनी चाहिए। वो पहले मतलब पेरेंट्स में, पालकों में और शिक्षकों में आनी चाहिए। वो उसमें बहुत दिक्कत है हमें। तो आप मतलब बच्चों के माँ बाप को और शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि मेरी जितने भी जो पालक हैं, माँ बाप हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, शिक्षक सुन रहे हैं, एक बुद्ध ने 2500 साल पहले एक उनका कोट है। बुद्ध ने कहा था, किसी बात पे यकीन मत करो क्योंकि तुम्हारे दादाजी उसको कहते हैं। किसी बात पे इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में वो बात लिखी है। किसी बात को इसलिए नहीं मानो क्योंकि तुम्हारा टीचर तुम्हें वो बात कह रहा है, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीचर। ये बुद्ध ने 2500 से हर चीज को जांचो परखो वास्तविकता पे, और अगर तुम्हें वो सत्य लगे और जनहित में लगे तो उसका आलिंगन करो, embrace it. So this is a small definition of science. It should be evidence based. उसमें प्रमाण होने चाहिए। क्योंकि मेरे पिता कह रहे हैं या दादाजी कह रहे हैं, तो क्योंकि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, इसलिए वो बात सच नहीं हो जाती। सो एक तो कि बच्चों में हमेशा से एक डिबेट करने की, नॉट टू आंसर द क्वेश्चन बट क्वेश्चन द आंसर्स। बच्चे अगर कोई सवाल पूछे तो एक अच्छे माँ बाप उसका तुरंत उत्तर नहीं देते, उससे बच्चों की जिज्ञासा और खत्म हो जाती है। उनसे और सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछते हैं, बच्चों को और कुछ खोजने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वो उत्तर खुद खोज सकें अपने आप। इस तरह से बच्चे रिसर्चर बनते हैं। तो एक तो ये है इस बात कि बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ाई हमारी इतनी उबाऊ है, सब माँ बाप से, क्योंकि बच्चे अभी भी बहुत समय अपना घर पे बिताते हैं। कोविड में तो सारा ही समय बच्चों के साथ मिलकर के प्रयोग करें आप। और ये जरूरी नहीं है कि आपने एमएससी कराओ। बहुत को ये लगता है हमने तो आर्ट्स करी है, हमने तो कॉमर्स करी है। कुछ नहीं, ये भूल जाइए। बच्चों को आपका प्रेजेंस जरूरी है। आप उसके पास बैठिए, उससे उसका हौसला बुलंद होगा, उससे लगेगा कि मेरे माँ बाप इसकी अहमियत समझते हैं। उनके साथ बैठ करके और उनको खुद ही करने के लिए, तो उनका हौसला बुलंद, उनको लगेगा कि हाँ, दिस इज वर्थ डूइंग बिकॉज माय मदर एंड फादर आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी। इस तरह की चीजें कीजिए। तीसरी बात आपसे यह है कि अपने जो कोई भी आपके जीवन के सपने हैं वो बच्चों पे मत थोपिए। अक्सर यही होता है कि बहुत से माँ बाप दे हैव मक्ड अप देयर लाइव्स एंड दे आर नाउ, अब बिल्कुल उतारू है अपने बच्चों की जिंदगी खराब करने पे। तो कोई आईआईटी नहीं गया है, माँ बाप बहुत से आईआईटी नहीं गए हैं, पर बच्चों को शुरू से ही यही चाबी देते रहते हैं कि भाई आईआईटी नहीं जाओगे तो गजब हो गया, यू हैव मिस्ड द बस, तुम जीवन में क्या करोगे। तो ऐसा मत कीजिए, ये पाप है, एक तरह का पाप है। आप माँ बाप को क्या करना चाहिए, बच्चों को तमाम मौके देने चाहिए, बहुत से अवसर देने चाहिए कि वो अपने आसपास की चीजों को टटोलें, ढूंढें, अपनी रुचि पहचानें। बच्चों को अपनी रुचि खोजने का मौका दीजिए। और अगर एक बार बच्चों को समझ में आ जाए, संगीत में रुचि है, संस्कृत में रुचि है, साइंस में रुचि है, एटॉमिक एनर्जी, किसी चीज में भी रुचि है, फिर उसको पूरा पाठिंबा दीजिए, उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। तो उसमें यह मत सोचिए कि साहब नहीं,
तो वो एमएनसी में नहीं कैसे काम कर पाएगा, वो अमेरिका कैसा जाएगा, ये खोटे प्रश्न हैं। इससे आप उसके जीवन को बहुत हराम करेंगे, मत कीजिए। कोई बहुत सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है छोटे खिलौने बना करके अपने घर में। बच्चों को कहिए कि जो मर्जी चाहे करो, और करो तो उसको बेहतरीन करो, क्योंकि तुमने खुद चुना है, तभी तुम उसमें अव्वल करोगे कुछ। ये हमने नहीं थोपा है तुम पे। तो अच्छे माँ बाप का लक्षण ये है, जो बच्चे जो भी चुनते हैं, जो बच्चों की चॉइस है, उसका आदर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं पूरा। ये हमारा एक छोटा सा रोल बस यही है। और बच्चों को जड़ें दीजिए और फिर उनको उड़ने की हिम्मत दीजिए कि आसमान में, गिव देम रूट्स एंड देन गिव देम विंग्स सो दैट दे कैन फ्लाई एंड डू समथिंग, हमारे जैसे ना बने। मेरे कुछ आखिरी 2 सवाल है। जी तो उसमें ये है कि आपने 40 साल पहले ये अ, आपकी यात्रा शुरू हो गई। आज देखिए कि पूरे शिक्षा व्यवस्था का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। एक तरफ इंटरनेशनल स्कूल आ रहे हैं जी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के स्कूल में कुछ भी बचा नहीं है। बराबर। तो और तीसरी बात है कि 40 साल पहले कुछ संस्थाएं थी, जन विज्ञान संस्था, लोक विज्ञान या ये पीपल साइंस मूवमेंट हुआ करती राइट थी। अब गवर्नमेंट और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी वीक हो गई हैं, ये राइट मूवमेंट भी वीक हो गई है। तो आप ये जो विज्ञान है और तंत्रज्ञान जो है, जो बेकर जी ने सोचा था, आपने सोचा था, क्या ये विज्ञान का डिमिस्टिफिकेशन करना है और जितना हो सके किफायत अल्प खर्ची तंत्रज्ञान हमें लोगों तक पहुंचना है। ये आगे किस ढंग से आगे जाएगा, ऐसे आपको लगता नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कि बहुत सी जैसे संस्थाएं थी, जैसे मैंने केरल शास्त्र साहित्य परिषद का जिक्र करा, जो मेरे बहुत आदर्श थे, पर वो बहुत मार्जिनलाइज हो गए हैं। आज की परिस्थिति में वो बिल्कुल हाशिए पे हैं। तो जब तक हम लोग जो तंत्रज्ञान आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको आत्मसात करके उसका एक लोगों के लिए वृहत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला था कि आप किताबें लोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको किताबें प्रकाशित करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। अब ये नहीं है, अब डाक से भेजनी पड़ती थी। अब आप इंस्टेंटली लोग को गूगल ड्राइव में लेकर के, मैंने क्या करा है कि गूगल ड्राइव में मराठी की जो सबसे सुंदर किताबें शिक्षा पे, जिसमें मैं बहुत से में जुड़ा हुआ था, वो सब डाल करके एक लिंक भेज दिया, एक बार में 80 किताबें डाउनलोड, बस। इससे ज्यादा कोई किताबें अपने जीवन में कोई शिक्षक पढ़ता नहीं। सबसे बेहतरीन क्यूरेटेड किताब। तो आज जो संभव है, जो पहले संभव नहीं था, हमारा काम आज के युग में क्या संभावना है, उनको उनको खोजना और उनको जनहित के लिए इस्तेमाल करना। ये जब पैंडेमिक हुआ, तब इतने लोगों ने हमारी फिल्में देखी, क्योंकि सब फिल्में फ्री थी। इतने लोगों ने किताबें पढ़ी, भारतीय भाषा में तो नगण्य है किताबें जो डिजिटाइज की गई, अंग्रेजी में फिर भी बहुत बड़ा उनकी मात्रा है। तो बहुत उससे हमको बहुत सीख मिली कि हम लोग को ये काम और शिद्दत से और बुलंदी से करना चाहिए कि अपनी प्रांतीय भाषाओं को हम समृद्ध करें इस तरह से। और छोटे छोटे अभी बच्चे, 8 साल के बच्चे छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ये कितनी क्रिएटिविटी है। एक डॉक्टर माधव गाडगिल का प्रकल्प, वो बहुत सपना था उनका बायोडाइवर्सिटी का, कि अब ये जब ये डिवाइसेस आएंगी तो हर बच्चा अपने स्कूल के प्रांगण में क्या 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 वृक्ष हैं, क्या पौधे हैं, क्या औषधि वृक्ष हैं, क्या पक्षी हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके लोड कर दो अपने स्कूल का। हर स्कूल ऐसा करेगा, आपके शहर के अंदर 150 स्कूल होंगे, हर शहर ऐसा करेगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनेगा। हमें सपने सोचने चाहिए, इस तरह के बड़े सपने सोचने चाहिए। छोटे नंबर हमको अल्प मिले कम मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है। आईआईटी खड्डे में जाने दो, आईआईटी से क्या फर्क पड़ता है, आईआईटी में नहीं गए तो। अच्छे इंसान बनो, नेक इंसान बनो। दूसरों को गांधी ने यही सिखाया था। हर एक धर्म की, मैं आपको एक अंत में एक मॉडल जरूर दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा बहुत प्रिय मॉडल है। और ये है, इसका नाम, ये हम एक आधा कागज, जो A4 साइज का कागज है, इसका आधा कागज लेते हैं, A4 साइज का कागज, हाफ ऑफ दिस, इसमें 2 बन जाएंगे। ये कंकाल का मॉडल है, मानव कंकाल का मॉडल है। ये स्कल है, ये रिब केज है, ये पेल्विस है, तिबिया फिबिया। एक मानव शरीर के अंदर 200 हाड़े होते हैं। तीसरी चौथी का बच्चा एक कैंची, डिंक और कागज, उससे ये स्केल मॉडल ऑफ द स्केलेटन।
अब बाद में बच्चों से पूछे भैया ये नर का मॉडल है कि या मादा का मॉडल है, स्केलेटन है, बच्चों कोई। फिर पूछो ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है, उनसे पूछो। बहुत सारे जो जहर हमारे दिमाग में घोला गया है, बहुत सारे सामाजिक प्रश्नों पर भी बच्चों से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि साइंस हमको यही दिखाती है कि मानव की एक यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जीनोम ने यही सिखाया कि 99.99% ऑफ आवर जीन्स आर द सेम। हम एक दूसरे को धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर क्यों मारते हैं, क्यों कत्ल करते हैं? स्मॉल बॉडीज, वी मस्ट प्रोवोक दीज थॉट्स। इट्स नॉट जस्ट साइंस अलोन, it is much deeper societal biases and questions. अद्भुत है, और इतनी इतनी आसानी से आपने ये सब कह दिया है। एक अंतिम मॉडल मैं आपको और दिखाऊंगा, छोटा सा जरूर, मॉडल जरूर। है, ये मेरा बहुत प्रिय है। ये है जी एक इलेक्ट्रोस्कोप, आवेश, विद्युत आवेश। तो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा। किसी शाला के अंदर आज तक मुझे वर्किंग मॉडल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का नहीं दिखा। उनके उनके कंकाल पड़े रहते हैं पर कोई वर्किंग मॉडल नहीं। ये जो है बिल्कुल ये पोता है, सीमेंट का पोता, फर्टिलाइजर का पोता, जिसमें हम धान रखते हैं, गेहूं रखते हैं, उसके 10-12 स्ट्रैंड्स लिए गांठ लगा दिए, तो अब ये स्ट्रैंड्स घूम रहे हैं। अब इनको मैं अंगूठे से, उंगली से लेकर के इस तरह से, अब देखिए इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, सब एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और मेरे हाथ में विपरीत चार्ज है तो आकर्षित हो रहे हैं मेरे हाथ की तरफ। एनसीईआरटी, एससीईआरटी के लोग को, ये लोग लोगों की, आम जनता की जिंदगी से कितने कटे हुए हैं। Why should this not be a model in a NCERT textbook? एक गांव का बच्चा अगर एक पोता लेके आ जाए स्कूल के अंदर, तो हर बच्चा इस मॉडल को अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में लेके जा सके। इस तरह का हमारी विज्ञान की ऐसा दर्शन होना चाहिए कि हर एक को उपलब्ध हो। वेरी वेरी नाइस। मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि यहाँ लातूर के श्री कृष्ण सोमानी विद्यालय से ये कार्यक्रम चालू है जी और यहाँ अशोक रूपनेर 2 दिन आया था जी और उसने यहाँ के पूरे जो, उसी वजह से ये हमने वैसे कुछ जी चीजें बनाए, चीजें बनवाई हैं। तो आपके जो ये शिष्यगण हैं वो बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप अभी आगे क्या सोच रहे हैं, आपका आगे का नियोजन क्या है? नहीं देखिए, एक तो ये था कि जब मैं बहुत, मेरी बहुत रुचि है, मैं हिंदी मेरी अपनी भाषा है, और मैं एनबीटी के साथ में 14 बरस उनकी एडवाइजरी कमेटी पे था। तो बाद में एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति है जिसके लिए मैंने 100 किताबें, छोटी छोटी किताबें, चीफ सियाटल की स्पीच है, दानी पेड़ है, ये सब 100 किताबें, 20 लाख प्रतियां बिकी वो हिंदी के अंदर, 20 लाख, 2 मिलियन कॉपीज वी सोल्ड। तो वो मेरा एक सतत चालू है कि दुनिया की बेहतरीन किताबें, हिंदी को अगर देखें, दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, सबसे पहली अंग्रेजी, फिर चाइनीज, और थर्ड इज हिंदी। 60 करोड़, 600 मिलियन हिंदी भाषी हैं। बहुत कम है, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र को देखेंगे तो वो रेड में, जिसको कहेंगे लो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ बिल्कुल बहुत कम है। बिहार को देख लिए, राजस्थान को देख लिए, मध्य प्रदेश को, यूपी को देख लीजिए, ये बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ बहुत ही गरीबी है हिंदी की। तो एक मेरा बहुत मुहिम रहा है कि क्योंकि मैं हिंदी मेरी अपनी जबान है, कि अच्छी अच्छी किताबें, तो मैं रोज अभी तक करीब 600 किताबें अनुवाद कर चुका हिंदी के अंदर। बच्चों की विलक्षण किताबें, और उसमें चित्र ना हो तो किताब नहीं बच्चों की। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें बच्चों की अनुवाद करनी और उनको लोगों तक पहुंचाना, बस। और उनको, बहुत सारे मराठी हमारे मित्र हैं जो मराठी में उसको अनुवाद करते हैं, बहुत सारे कन्नड़ में करते हैं, जगह जगह इस तरह के मित्र मिल जाते हैं जिनका एक ही तरह का मुहिम है। तो एक तो शिक्षा की किताबें, बच्चों की किताबें बेहतरीन, वो लेकर के और निःशुल्क उपलब्ध कराना। बाद में कोई उनको छापना चाहे, अभी एक कथा झरना करके, एक तमिलनाडु में, ये बहुत 20 साल पहले, स्टोरी कार्ड्स हैं 4 पन्ने के, सुंदर चित्र बने हुए, तो उनको हमने हिंदी से 100 के 100 मराठी में, सुजाता गोडबोले जी ने उन 100 की सुंदर चीज है, जिनको कन्नड़ में, तमिल में, हिंदी में तो है ही, और गुजराती में, इन भाषा में अनुवाद कर, मैं जानता नहीं इन भाषाएं, पर इतने अच्छे मित्र मिल जाते हैं जो उसको करने को भी तैयार है, उनको लगता है हमें करना चाहिए। तो ये हमारे, मुझे लगता है ये मिट्टी बनाने का काम है, कि रोज एक मुट्ठी मिट्टी, ये बंजर जमीन है,
इसको तभी, क्योंकि तभी कोई अच्छा बीज होगा तो वो जड़ें लेगा। जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक जड़ नहीं मिलेगी उसको, हम ऊपर से पत्तों को पानी देते रहेंगे। तो ये हमारा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने इतना समय निकाल के हमारे साथ बात की। बहुत दिनों से, हम बहुत सालों से चाहते थे कि आप लातूर में आए, लेकिन ये फेसबुक के माध्यम से आपकी इतने सारे बच्चों और शिक्षकों तथा दर्शकों के साथ बात हो गई, इसलिए बहुत शुक्रिया। और सही में तो हम भी चाहते हैं कि हिंदी में जिस ढंग के बच्चों के लिए मासिक हैं, एकलव्य है, साइकिल है, उसके नजदीक भी कहीं मराठी का नहीं 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 आ रहा है। नहीं नहीं क्या कितने अद्भुत चित्र होते हैं, कितनी छोटी कविताएं, पंक्तियां बराबर, जो बच्चे के दिल को छूती है। ऐसी कुछ चीजें मराठी में हो, होना इसलिए हम प्रयास करें। आप भी किसी को कहेंगे तो हो जाएगा। इतनी आशा ये नए साल के लिए और नए दशक के लिए लेके आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।